बांस के रूप में पुनर्जन्म अध्याय 1। मैं बांस बन गया। चांद तारे दुर्लभ हैं और रातें पानी की तरह ठंडी हैं। शू प्रांत में कहीं पहाड़ों की गहराइयों में जानवर एक के बाद एक हिनहिना रहे थे और चीख रहे थे। ठंडी पहाड़ी हवा बह रही थी और घने जंगल में पत्ते सरसरा रहे थे। पहाड़ों की गहराई में एक बहुत ही गुप्त स्थान पर एक पतला बांस वास्तव में एक नर्म चमक बिखेरता है। क्या मैं सचमुच बांस में बदल गया हूँ? ये स्वप्न सी ध्वनि हवा से उड़ते बांस के पत्तों की सरसराहट के साथ मिलकर शीघ्र ही गायब हो गई। लिन मिंग जब जागा तो उसने पाया कि उसका पुनर्जन्म हो गया है। बांस बन गया। बांस की पत्तियां हरी भरी हैं और बांस के डंडे तैलीय हरे रंग के हैं, जैसे कि जैड की नक्काशी हो। बांस के रूप में पुनर्जन्म होने के बाद लिनमिंग के पास कोई नकारात्मक भावनाएं नहीं थीं, लेकिन उन्होंने जल्दी से वास्तविकता को स्वीकार कर लिया और अभी भी राहत की भावना थी। आखिरकार जिंदा रहना अच्छा है। यह उस पिछले जीवन से बेहतर है जिसमें माता पिता दोनों मर गए थे और वे कभी भी हृदय रोग से मर सकते थे। इसके अलावा अभी भी एक सुनहरा उंगली है जो खराब नहीं है। पैनल देखें। लिन मिंग के सामने एक विशेषता पैनल था जिसे केवल वह देख सकता था, जो प्रतिदीप्ति से चमक रहा था। रेस, नानजू, विकास बिंदु, जीरो क्षमता, उड़ता पत्ता चाकू। विकास बिंदु, पिछले ब्लेड विकास के कारण ये शून्य बिंदु बन गया और फ्लाइंग ब्लेड चाकू का कौशल प्राप्त हुआ। ऐसा लगता है कि हमें पुनः विकास बिंदु पर पहुंचने के लिए कल सूर्योदय तक इंतजार करना होगा। लिन मिंग के बांस बनने के बाद उसे एक सिस्टम मिला। इस गहरे बांस के जंगल में सूरज की रोशनी की एक किरण ने कुछ विकास बिंदु दिए। अब वह इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि वे प्रकाश संश्लेषण के आधार पर ऊर्जा को विकासात्मक बिंदुओं में परिवर्तित कर सकते हैं। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, लिन मिंग ने इसकी कोशिश नहीं की है, इसलिए ये जानना असंभव है। लिन मिंग की दृष्टि अब मनुष्य होने के समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। मृत कोण के बिना 360 डिग्री 4 के नीली रोशनी और रात्रि दृष्टि। दृश्य बिंदु शाखा के ऊपर होता है और दृश्य क्षेत्र को किसी भी समय कैमरे की तरह घटाया और बढ़ाया जा सकता है। उसने खुद को देखा। बांस का खंभा लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास का था और ऊंचाई केवल 15 मीटर थी। ऊपर कई शाखाएं हैं और नीचे भी शाखाओं का समूह है। इस पर लगभग 1000 हरे बांस के पत्ते लगे हुए हैं। मुख्य जड़ अन्य सभी बांसों से अलग होती है और एक दूसरे को परेशान नहीं करती, लेकिन जड़ें अत्यंत उथली होती हैं। चारों ओर देखा। जिस पहाड़ी पर वह स्थित है, उसकी कोमल ढलान पर अत्यंत घने बांस के जंगल फैले हुए हैं, जिनके बीच अनगिनत खरपतवार उग रहे हैं। ये पहाड़ी कई किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों की घाटी में छिपी हुई है। यहाँ का भूभाग ऊंचा नहीं है और यहाँ सूरज की रोशनी भी ज्यादा नहीं आती। लिन मिंग के आसपास प्रत्येक बांस लगभग 50 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और व्यास ऐसा होता है जैसे कोई व्यक्ति बांस के पत्तों को गले लगाता है, जो बेहद घने होते हैं और आकाश और सूरज को ढकते हैं। ये स्पष्टता सामान्य नहीं है। उसकी ऊंचाई 15 मीटर से भी कम है, जो एक सामान्य बांस की ऊंचाई है। वे क्या हैं? इस वजह से लिन मिंग पास के घने बांस के पत्तों से सूरज की रोशनी की किरण के माध्यम से केवल थोड़ा सा विकास अवशोषित कर सकता था। दृष्टि की रेखा केवल बहुत छोटे क्षेत्र को ही देख सकती है। रहने का वातावरण बहुत खराब है। केवल इतना ही नहीं, लिन मिंग ने पाया कि यहाँ कीटों का प्रकोप काफी गंभीर है। बांस टिड्डे, बांस बोरर, जहरीले पतंगे आदि बहुत सारे हैं। वे बड़े और डरावने हैं और वे पागलों की तरह खाते हैं। इस बांस के जंगल में सबसे कमजोर पेड़ होने के कारण लिन मिंग को लगा कि उसे निश्चित रूप से देखा जाएगा। ये कहाँ है? अब कब है? क्या यह मूल युग है? उसके पास निर्णय लेने का कोई तरीका नहीं है। बस इतना ही कि इस शोर भरी रात में ऊपर से एक हवाई जहाज की गर्जना गुजरी। लिन मिंग इस समय हवा में एक अजीब सी सांस महसूस कर सकता है। जब वह बांस के पत्तों को अवशोषित करने के लिए नियंत्रित करता है तो वह अकथनीय आराम भी महसूस कर सकता है। चेतना धीरे धीरे लुप्त हो गई और लिन मिंग निष्क्रियता की स्थिति में चला गया। इस समय भोर हो रही है। धूसर धुंध ने अचानक पूरी घाटी को भर दिया और बांस का जंगल एक परीलोक जैसा लग रहा था। इस नम हवा में कीड़े और भी अधिक रोने लगे। जब आसपास के कीड़ों का शोर बढ़ता गया तो लिन मिंग को भी होश आ गया। उसने देखा कि आसपास के बांसों पर बहुत सारे कीड़े थे। क्या कीड़े के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी? बांस में पुनर्जीवित लिन मिंग मरना नहीं चाहता था। उसने विशेषता पैनल पर उड़ान ब्लेड चाकू को देखा। उड़ने वाले ब्लेड चाकू की क्षमता नाम के अनुसार हमले का प्रकार है, तो ये कितना शक्तिशाली है। संयोगवश एक हरे बांस का टिड्डा उसके शरीर पर कूद पड़ा और उसके शरीर पर लगे कुछ पत्तों में से एक को निशाना बनाया। लिन मिंग की चेतना हिल गई और बांस टिड्डे के पास एक पत्ता अचानक एक पल में उड़ गया। बोले, एक तीखी आवाज आई, मानो उसने हवा को चीर दिया हो। इसके बाद बांस के टिड्डे को 2 टुकड़ों में काट दिया गया। हरे शरीर का तरल पदार्थ टुकड़ों में फट गया और लाश जमीन पर गिर गई।
आपने एक बांस टिड्डी को मार डाला और एक विकास बिंदु प्राप्त किया। सिस्टम की आवाज़ तुरंत सुनाई दी। लिन मिंग ने विशेषता पैनल को देखा और विकास बिंदु एक बिंदु में बदल गया था। वह ये देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि दिन के दौरान दसियों मिनट की सूर्य की रोशनी को भी एक विकास बिंदु प्राप्त हुआ, जो इसकी तुलना में बहुत ही अक्षम है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टम स्वयं को इन बगों को मारने के लिए प्रोत्साहित करता है? हालांकि इस उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू की गति काफ़ी आश्चर्यजनक है। इसके अलावा जहां बांस के पत्ते उड़कर गिरे थे, वहां से एक नया पत्ता वापस उगाया। लिन मिंग को भी भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। इस समय उसने 3 मीटर दूर स्थित निकटतम बांस की ओर देखा और उसकी चेतना हिल गई। एक और तीखी आवाज आई, लेकिन उड़ते हुए बांस के पत्ते तुरंत लगभग 2 मीटर की दूरी पर धीमे हो गए और सामान्य पत्तों की तरह गिर पड़े। हमले की सीमा थोड़ी छोटी लगती है। वह पुनः होश में आया और एक ही समय में 2 ब्लेडों से उड़ना चाहा, लेकिन केवल एक ही उड़ी और दूसरी नहीं हिली। यह इस तरह से काम नहीं करेगा। लिन मिंग को पता था कि फे तलवार की क्षमता काफ़ी कम है और इसे मजबूत करना होगा। जहां तक सुदृढ़ीकरण विधि का प्रश्न है, एकमात्र विकास बिंदु तुरंत साफ हो गया और जैसे ही चमक पुनः जगमगा उठी, कुछ ही देर बाद अचानक शक्ति का विस्फोट हुआ और उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू की क्षमता के पीछे एक छोटा सा जोड़ 1 अक्षर था। ऐसा लगता है कि क्षमता मजबूत हो गई है। लिन मिंग ने 3 मीटर दूर बांस के जंगल में उड़ते हुए 2 भूरे जहरीले पतंगों को देखा। चेतना की एक हरकत से 2 बांस के पत्तों ने हवा को चीरकर उन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया। आपने 2 जहरीले पतंगों को मार डाला और 2 विकास अंक प्राप्त किए। सिस्टम की आवाज़ फिर से सुनाई दी। हालांकि लिन मिंग को नहीं पता था कि उड़ने वाले ब्लेड की हमले की शक्ति कैसे बदल गई थी, लेकिन हमले की सीमा और हेरफेर किए जा सकने वाले बांस के पत्तों की संख्या काफ़ी अलग थी। अप्रत्याशित रूप से ताकत बहुत बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि भविष्य की उम्मीद की जा सकती है। लिन मिंग थोड़ा उत्साहित हो गया। पास के कीड़ों को देखकर, जिन्हें लगभग बेशुमार के रूप में वर्णित किया जा सकता था, अचानक महसूस हुआ कि मजबूत बनना मुश्किल नहीं है। क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2 विकास बिंदुओं का उपयोग किया और लिन मिंग ने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। अधिक शक्तिशाली बनने के लिए क्या मारना है और क्या नहीं मारना है। बांस बन गया है, तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ समय के लिए तो हर जगह लाशें ही लाशें थीं। दिन और रात बारी बारी से बदलते हैं और तारे बदलते रहते हैं। लिन मिंग के लिए समय महत्वपूर्ण नहीं है, या यूं कहें कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। इस समय अनजाने में ही वह 25 मीटर ऊंचा और पूरे 20 सेंटीमीटर व्यास का हो गया और वह अधिक रसीला और हरा भरा हो गया। पत्तियां जेड की तरह हैं, शाखाओं के बीच बिखरी हुई हैं और एक छतरी की तरह एक दूसरे के ऊपर परतदार हैं। सभी शाखाओं को इच्छानुसार मोड़ा जा सकता है। फिर ये चाकू भी अभी अपग्रेड के बाद शीर्ष स्तर पर आ गया है, इसे आधे मिलीसेकंड से बेहतर बनाने में असमर्थ है। हमले की सीमा दृष्टि की रेखा की सीमा तक पहुंच गई है और संख्या वास्तव में एक ही समय में सैकड़ों है। इस समय लिन मिंग ने इस परम शक्ति को आजमाने का फैसला किया, और यह कैसा था? एक क्षण में उड़ते हुए सैकड़ों ब्लेड वाले चाकू एक हरे रंग की छाया में बदल गए, जो एक कानफोड़ू ध्वनि करते थे और 10 मीटर दूर एक मनुष्य के व्यास के बराबर व्यास वाले बांस पर फट पड़े। खुशी, बूम, दहाड़ के बाद फिर से बरसने की आवाजें आने लगीं। हवा में लहरें तेज हो गई हैं और धुआं भर गया है। लिन मिंग ने पाया कि अभी हुए हमले में एक दूसरे के बगल में खड़े 3 विशाल बांस टुकड़ों में कट गए थे। अगर यह वार किसी को लग गया तो किसी तरह लिन मिंग ने वास्तव में अपने दिल में मनुष्यों को एक तुलना के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन वह ये भी अच्छी तरह से जानता था कि इन सैकड़ों पत्तों की बात तो छोड़िए, एक भी पत्ता आसानी से एक इंसान को खत्म कर सकता है। कुछ समय पहले ही वह बांस के चूहे जैसे छोटे जानवरों को 2 टुकड़ों में काटने में सक्षम था। मनुष्य इस छोटे जानवर से कैसे बेहतर हैं? दूसरे शब्दों में, ये छोटे जानवर तथा उनके सामने मौजूद विभिन्न कीड़े मूलतः दिखने वाले दृश्य से भिन्न प्रतीत होते हैं। ये बड़ा है, तेज है और दिखने में भी कुछ बदलाव है। क्या यह वही दुनिया है जिससे मैं परिचित हूँ? ऊंचे बांसों को देखते हुए लिन मिंग को अचानक एक शब्द याद आ गया। रे की पुनर्प्राप्ति। अल्पविराम अल्पविराम। मुझे नहीं पता कि कब लिन मिंग को पता चला कि आसपास के कीड़े और जानवर दुर्लभ होते जा रहे हैं। आखिर में मैंने एक दिन में कुछ कीड़े भी देखे। जहां तक जानवरों की बात है, तो मैंने उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा था। विकास बिंदु स्थिर हो गया है। हालांकि यह फिलहाल उपयोगी नहीं है, लेकिन इसके बिना लिन मिंग हमेशा असहज महसूस करता है। लगभग 20 मीटर के व्यास के भीतर सभी विशाल बांसों को काटने के लिए एक उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू का उपयोग करने के बाद लिन मिंग ने अंततः उन बाधाओं को हटा दिया जो उसे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने से रोक रही थीं। लेकिन फिर भी प्रतिदिन धूप की मात्रा केवल 2 घंटे ही होती है। इन 2 घंटों में रूपांतरण के बाद विकास का अंतिम बिंदु मात्र 20 बजे से भी कम समय है। ऐसा लगता है अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है।
धूप में लेटे हुए लिन मिंग ने आह भरी और फिर से विशेषता पैनल को बुलाया। विकास बिंदुओं की संख्या 99 अंक तक पहुंच गई है और थोड़ी देर बाद ये 100 अंक हो गई है। आप बांस की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं, क्या यह विकसित होता है? ऐसा पैराग्राफ अचानक सिस्टम में दिखाई दिया, जिससे लिन मिंग दंग रह गया। शाखा चयन को मजबूत करें। 1. मोबाइल प्रकार। 2. उन्नत प्रकार। मोबाइल प्रकार उन्नत। लिन मिंग ने चारों ओर देखा। इस क्षेत्र में वह कीड़ों और जानवरों के लिए एक दुर्गम अस्तित्व बन गया है और उड़ने वाले ब्लेड चाकू की हमले की सीमा केवल 20 मीटर के भीतर है। भले ही किसी की अपनी बांस की जड़ें गहरी और चौड़ी हों, बांस के खंभे अधिक ऊंचे हों और शाखाएं अधिक घनी हों, फिर भी ऐसा लगता है कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस बांस के जंगल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो इसे और अधिक प्रतिबंधित बनाता है। यदि यह वास्तव में आभा पुनर्प्राप्ति का युग है, तो सभी जीवित चीजों के शीर्ष पर खड़े होने के लिए समय के खिलाफ आभा दौड़ में सब कुछ पागलपन से विकसित हो रहा है। कमजोर मांस और मजबूत भोजन तेजी से मजबूत होते हैं और उन्मूलन दर अधिक हो जाती है। इस समय मेरा विकास सीमित है। अगर इसमें थोड़ा और समय लगा तो मैं जल्दी ही समाप्त हो जाऊंगा। हो सकता है किसी दिन 20 मीटर दूर इन विशालकाय बांसों के बीच उड़ने वाली ब्लेड वाला कोई आदमी भी विकसित हो जाए। जब वह अहंकार में आकर गर्व करता है तो तुरंत परिणाम देता है। चारों ओर देखने पर पता चलता है कि बांस का जंगल अभी भी हवा के लिए अभेद्य है। भले ही 20 मीटर का दायरा खाली हो जाए, फिर भी बहुत कम धूप है, बहुत अधिक कीड़े नहीं हैं और कोई जानवर नहीं है। उन्नत प्रकार। ऐसा लगता है कि आप चुन नहीं सकते। मोबाइल प्रकार क्या है? क्या ये कहा जा सकता है कि यह जानवरों और लोगों की तरह घूमता है? लिन मिंग के दिमाग में एक दृश्य कोयधा, घने जंगल में या विशाल खेतों के ऊपर सूर्यास्त में एक बांस चलता है, खोई हुई जवानी की याद दिलाता है। ये चित्र बहुत सुंदर नहीं है। नहीं। मोबाइल टाइप, शायद कुछ और? लिन मिंग को कुछ उम्मीदें थीं। यदि आप हिल सकते हैं तो आप इसे मार सकते हैं और दोबारा जन्म ले सकते हैं। चेतना की एक गति के साथ लिन मिंग ने मोबाइल प्रकार को चुना। जल्द ही लिन मिंग ने महसूस किया कि मिट्टी में गहरी उसकी अपनी बांस की जड़ें तेजी से सिकुड़ रही थीं और बड़ी संख्या में केशिका जड़ें लगातार सूख रही थीं। भयंकर दर्द के कारण उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई। फिर भी जुगिन ने इस प्रवृत्ति को रोका नहीं, बल्कि और तेज कर दिया। कई बांस की जड़ें मिट्टी में लगातार घूमती और लुढ़कती रहीं और फिर जमीन से बाहर निकल आईं, जिससे उनका सफ़ेद शरीर दिखाई देने लगा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ये मूल जड़ें मिट्टी से पूरी तरह बाहर निकल आईं, 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गईं, अत्यंत नरम जमीन पर मुड़ गईं और लिन मिंग के पहले से ही भारी बांस के खंभे को भी गिरा दिया, जिससे वह डगमगाने लगा और लगभग टूटने लगा। दर्द अज्ञात समय तक जारी रहा और रात होने तक लिन मिंग धीरे धीरे होश में नहीं आया। ये पैर है। लिन मिंग ने पेड़ के नीचे मुड़ी हुई 8 छोटी जड़ों को देखा, जिन्हें एक रेडियल पैटर्न में स्थिर और फैलाया गया था, और आश्चर्य से कहा। उन्होंने मूल जड़ों को हिलाने की कोशिश की। पहले तो ये बहुत मुश्किल था, उन्हें उठाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन जल्द ही वे इस विधि से परिचित हो गए और पहला कदम उठाया। कुछ मीटर चलने के बाद लिन मिंग ने इस विधि में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। फिर बेहतर वातावरण की ओर बढ़ें। उसने आंखें उठाकर देखा तो पाया कि उसके चारों ओर घने बांस के जंगल हैं, लेकिन उसका वर्तमान स्थान पहाड़ी के नीचे था। यदि आप सबसे अच्छी धूप वाली जगह ढूंढना चाहते हैं तो आपको और ऊपर जाना होगा। यात्रा की दिशा तय करने के बाद लिन मिंग ने रास्ते में आने वाले सभी विशाल बांसों को काटने के लिए उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी चाल बहुत धीमी नहीं है। ये 8 पैर आसानी से भारी बांस के शरीर को संभाल सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय अगर वह पीछे की ओर झुक भी जाता है तो भी वो बिल्कुल नहीं घबराता। ज्यादा समय नहीं लगा। लिन मिंग 40-50 मीटर की ऊंचाई वाली इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। आसपास के सभी विशालकाय बांसों को साफ करने के बाद वह भी रुक गया। दोपहर हो चुकी थी, सफेद कोहरा छंट चुका था और तेज धूप पहाड़ की चोटी पर पड़ रही थी। सूर्य का प्रकाश प्राप्त करें, आपको एक विकास बिंदु मिलेगा। सिस्टम के फीडबैक ने लिन मिंग के प्रयासों की पुष्टि की और इसमें केवल 10 मिनट लगे। तो बस इसी जगह से फिर से शुरुआत करो। अगर तुम्हारे संसाधन खत्म हो गए तो तुम फिर से इसकी तलाश कर सकते हो। लिन मिंग ने अपना मन बना लिया। इस पहाड़ी के सबसे ऊंचे स्थान पर लिन मिंग की दृष्टि सीमा भी काफी बढ़ गई। उसने पाया कि वह एक लंबी और संकरी घाटी में था, जिसके दोनों ओर पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी और आसमान तक पहुंच रही थी। समय समय पर जंगली जानवरों की लंबी सीटी की आवाजें आती हैं तथा असंख्य कीड़े मकोड़े धीमी आवाज में गाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही दूरी पर प्राचीन जंगल में एक छोटी सी नदी है जो जेड बेल्ट की तरह बिखरी हुई है और यह बहती है। आगे देखने पर छोटी नदी एक बड़े क्षेत्र वाली छोटी झील में विलीन हो जाती है और यह छोटी झील घाटी के बिल्कुल बीच में है। जहां तक वह देख सकता है वहां लगभग कोई मानव आबादी नहीं है। ऐसा लगता है कि यह जगह सामान्य रास्ते से दूर एक आदिम जंगल क्षेत्र में स्थित है।
मोबाइल जड़ें कहीं भी जड़ें जमा सकती हैं और किसी भी समय स्थानांतरित भी की जा सकती हैं। सिस्टम की आवाज़ फिर से बजी, जिसने लिन मिंग को याद दिलाया। लिन मिंग ने पाया कि इस लंबे समय के आंदोलन के बाद पानी के पूरक के बिना पत्तियां मुरझा जाती हैं और बेजान हो जाती हैं। सिस्टम के शब्दों ने उसे सचेत रूप से सीधे जमीन के नीचे मुख्य जड़ को छेदने की याद दिला दी। जब मूल जड़ नम मिट्टी के संपर्क में आती है तो वह पहले की तरह भूमिगत विचरण करती है तथा केशिका जड़ें निकालना शुरू कर देती है, जो मिट्टी से लगातार पोषक तत्व और पानी खींचती रहती हैं। ये सब खत्म करने के बाद लिन मिंग ने बस एक ब्रेक लेने की योजना बनाई, लेकिन अचानक उसने बहुत करीब से हल्की हलचल सुनी। थोड़ी देर जमीन पर खोजने के बाद लिन मिंग को आखिरकार वो चीज मिल गई जिसने आवाज निकाली थी। यह एक छोटा सफेद सांप था जिसका शरीर पारदर्शी था और जो केचुए से ज्यादा बड़ा नहीं था। इसका आकार केवल 5 सेंटीमीटर है। अगर आप ध्यान से न देखें तो आप इसे देख नहीं पाएंगे। चावल के आकार की मार्निक जैसी आंखें, हल्के सफेद प्रकाश से युक्त, थोड़े मनमोहक सिर पर, बमुश्किल दिखाई देने वाले नथुनों के नीचे समय समय पर लाल रंग के कांटेदार अक्षर बने होते हैं। वह अपना सिर थोड़ा सा झुकाकर स्वयं की ओर देख रहा था और उसका छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कि वह जम्हाई ले रहा हो, और फिर जल्दी से बंद हो गया। लिन मिंग को सरीसृपों से नफरत नहीं है। जब वह एक आदमी था तो उसने छिपकलियां और ऐसे ही अन्य जानवर भी पाले थे। मेरे सामने खड़ा छोटा सा प्यारा सा सांप अपने आप को बहुत पसंद करता हुआ प्रतीत होता है। वह धीरे धीरे जमीन पर लटकी हुई एक शाखा के सहारे ऊपर चढ़ गया है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसमें पर्याप्त ताकत नहीं है। केवल कुछ सेकंड के बाद उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और नीचे गिर गया। लेकिन लिन मिंग तेज था। उसकी शाखाओं ने हल्के से छोटे लड़के को पकड़ लिया। छोटा लड़का बांस की शाखा के हल्के सहारे के नीचे थोड़ा हैरान लग रहा था और एक फुफकार की आवाज कर रहा था। उसका छोटा सिर इतना प्यारा था कि एक तरफ झुक गया और उसकी छोटी रूबी आंखें चमक रही थीं। आपकी योग्यता, क्या ये प्यारी है? लिन मिंग मुस्कुराया। ऐसा नहीं था कि लिन मिंग ने पहले कभी सांप नहीं देखा था। इसके विपरीत इस आर्द्र प्राकृतिक वातावरण में सांप अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन एक छोटे केचुए जैसे इस छोटे पारदर्शी सांप की तुलना में लिन मिंग ने पहले जो हरे सांप देखे थे वे सभी बांस के खंभे जैसे हरे सांप थे। इससे पहले लिन मिंग ने विकास के लिए कुछ को मारने के लिए एक उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस छोटे से सांप को देखने के बाद उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू ने कोई हरकत नहीं की। भले ही आप इसे मार दें, यह एक विकास बिंदु का मामला है, लेकिन अब उसके पास कुछ विचार हैं। आजकल जानवर और पौधे सभी बदल रहे हैं, यहाँ तक कि चींटियां भी, जिन्हें लिन मिंग बहुत बदसूरत समझता है, इस समय टिड्डे के आकार की हो गई हैं। क्या होगा यदि आप इस छोटे से सांप को वश में कर लें और अपने दिल से इसका पालन पोषण करें? शरीर का आकार बड़ा हो गया है, ताकत भी बढ़ गई है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अपना दाहिना हाथ बन जाएं? छोटी मेंग सांप धीरे धीरे बांस की शाखाओं पर चढ़ गई। उसकी छोटी मार्निक जैसी आंखें खुद को देख रही थीं, यह नहीं जानते हुए कि क्या ये जानबूझकर किया गया था। उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। लिन मिंग का मानना है कि इसमें संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोरियत दूर करने के लिए पालतू जानवर पालना अच्छा है। जहां तक छोटे प्यारे सांप के लिए भोजन की बात है, लिन मिंग को लगा कि कोई कमी नहीं है। सांप एक ऐसी चीज है जो सिर्फ जीवित चीजों को ही खाता है। ये बहुत आसान है। ये पिछले मृत स्थान से अलग है। यहाँ बहुत सारे जीवित प्राणी इधर उधर उछल-कूद कर रहे हैं। अगर आप इसे पलट कर देखें तो आपको बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखेंगे। जमीन पर गिरे पत्तों के बीच से बांस की टहनी को धीरे से उठाया गया और एक छटपटाता हुआ मांस का कीड़ा पलटा गया। ये देखकर छोटा प्यारा सा सांप जल्दी से उस ओर दौड़ा। हालांकि ये कैटरपिलर इस छोटे से आदमी से भी बहुत बड़ा है। लिन मिंग को लगा कि छोटा मेंग सांप इस कैटरपिलर से निपट नहीं सकता, इसलिए उसने इसे मुड़ने से रोकने के लिए एक शाखा से इसे नीचे दबा दिया। जियो मेंग सांप विनम्र नहीं था। उसने एक छोटा सा मुंह खोला और कैटरपिलर को काट लिया। कैटरपिलर को इधर उधर उछलना बंद करने में ज्यादा समय नहीं लगा और आखिरकार उसने पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर दिया। छोटे मेंग स्नैक ने उसे निगल लिया। उसका पेट गोल गोल घूमता रहा और थोड़ी देर बाद उसने भोलेपन से जमीन पर थपथपाया, ये संकेत देते हुए कि उसका पेट भर गया है। लिन मिंग ने बांस की शाखा से लिटिल मिंग सांप के सिर को सहलाया, उसे चिढ़ाया और सहलाया और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि यह एक भ्रम था या नहीं। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि इस छोटे प्यारे से लड़के ने अभी अभी खाना खाया है और उसका शरीर थोड़ा बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे तराजू भी ज्यादा चमकदार हो गए हैं। छोटा सा प्यारा सा सांप लिन मिंग की बांस की शाखाओं के बीच आगे पीछे घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह भी इसका आनंद ले रहा था। समय समय पर मुड़ता और मुड़ता रहा। लिन मिंग ने छोटे प्यारे सांप को चिढ़ाते हुए विकास अंक इकट्ठा करना बंद नहीं किया। दर्जनों जहरीले पतंगे और बांस के टिड्डे, जिन्हें वह नहीं जानता था कि वह उन्हें डरा नहीं सकता, टुकड़ों में काट दिए गए।
जियो मिंग सांप लिन मिंग की उड़ती हुई ब्लेड में काफी दिलचस्पी ले रहा था और उस जगह को देख रहा था जहां से आवाज आ रही थी। उसने अपना सूजा हुआ पेट उलट दिया, एक छोटा सा पत्र उल्टी कर दिया और बाहर रेंगना चाहता था। लिन मिंग ने इस छोटे से लड़के को उस दिशा में जाने नहीं दिया और जल्दी से उसे दूसरी शाखा से पकड़ लिया। छोटा मिंग सांप इस शाखा से दूसरी शाखा पर चढ़ गया, कुछ बार आगे पीछे, लेकिन काफी थक गया, सीधे अपनी पीठ के बल लेट गया, बिना हिले डुले। थोड़ी देर बाद चुपचाप फिर से मुड़ा, ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा है। लिन मिंग इस छोटी सी प्यारी चीज को देखकर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसे एक पत्ते से ढक दिया। मध्य रात्रि में अचानक भारी बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश ने उसे बेरहमी से मारा और लिन मिंग ने गड़गड़ाहट सुनी और सोचा, कौशल अंक 100 तक जमा हो गए हैं, लेकिन सिस्टम में आगे कोई अनुस्मारक नहीं है और लिन मिंग भी ऊब महसूस करता है। छोटा मिंग सांप लिन मिंग की शाखा पर बांस के पत्ते के साथ काम रहा था। एक ठंडे खून वाले जानवर के रूप में जियाओ मिंग सांप के लिए एक कठिन रात थी। लिन मिंग ने उसके चारों ओर और अधिक बांस के पत्ते जमा कर दिए और अचानक उसे भारी बारिश की आवाज में छिपी एक अजीब सांस का एहसास हुआ। ये कुछ भूरे चूहे हैं, मुझे नहीं पता कि वे कब पड़ोस में आए। उन्होंने अपना सिर उठाया और छोटे प्यारे सांप की दिशा में देखा जो चीख रहा था, हे अधिक वजन, मेरे पालतू जानवर को धमकाना। लिन मिंग को लगा कि चूहों का ये समूह जीवन से थक गया होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब वह पिछली जगह पर था तो चूहे उसके चारों ओर घूमते थे। हालांकि ये कहना अजीब है कि इन चूहों का आकार बांस के चूहों के बराबर लगता है और उनमें से प्रत्येक बिल्ली के बच्चे के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि विकास अधिकाधिक प्रबल होता जा रहा है तथा हवा में विद्यमान अस्पष्ट पदार्थ अधिक सघन होते जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लिन मिंग ने उन्हें जीवित वापस जाने की योजना नहीं बनाई थी जब बदमाशी उसके सिर पर आ पड़ी। मुख्य चूहा पहले ही मुख्य तने पर चढ़ चुका था और सीधे छोटे प्यारे सांप के पास चला गया। अगले 4 चूहे भी तुरंत उसके पीछे चले गए। इस समय छोटा सा प्यारा सांप जो कुंडलित होकर बैठा था, उसने कुछ नोटिस किया और जांच के साथ नीचे देखा। लिन मिंग की चेतना हिल गई, दर्जनों बांस के पत्ते एक पल में शाखाओं से गिर गए और गड़गड़ाहट की गति से वे हवा को चीरते हुए सीधे चूहों के पास जा गिरे। स्नैप, चीख, खून बारिश के साथ मिल गया और तुरंत ही 5 चूहों के सिर और अवशेष जमीन पर गिर पड़े। छोटे मिंग सांप ने पत्र थूक दिया, लिन मिंग की शाखा से रगड़ा, बांस के पत्तों के ढेर में बैठ गया और भोलेपन से फिर से सो गया। चूहा एक बहुत ही आसान समाधान है, लेकिन लिन मिंग को आश्चर्य हुआ कि ये बदबूदार चूहे विशेष रूप से इतने छोटे सांप के लिए यहाँ क्यों आए हैं जो कि चूहे से ज्यादा बड़ा नहीं है। यह अजीब है। एक बार फिर से आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि कोई और चूहे नहीं आ रहे थे। लिन मिंग ने शाखाओं का उपयोग करके छोटे प्यारे सांप के स्थान को एक पक्षी के घोंसले की तरह एक घोंसले में बनाया, जिससे वह पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था। दिन और रात बारी बारी से, पहाड़ों में समय बहुत अस्पष्ट होता है। लिन मिंग भूल गया है कि शुरुआत से कितना समय बीत चुका है। जब पहाड़ की चोटी पर जानवरों और कीड़ों की संख्या कम हो गई तो लिन मिंग फिर से जाने के लिए चल पड़ा। यदि संसाधन समाप्त हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। सच कहें तो लिन मिंग को ऐसा नहीं लगा कि उसकी मूल जड़ भूमिगत इन जटिल और अन्य विशाल बांसों की जड़ों के बीच हो सकती है और www.kanshu.com पढ़कर अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकता है। अन्य पौधों की तुलना में बांस की जड़ प्रणाली अधिक गहरी नहीं होती। विकास बिंदु 220 अंक तक पहुंच गया है। सिस्टम में अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लिन मिंग भी इस उत्पाद को भूल गया है। इस दौरान उस छोटे प्यारे सांप में कुछ परिवर्तन आए। पहले ये केचुए जितना बड़ा नहीं था, लेकिन अब ये सामान्य केचुए जितना ही बड़ा हो गया है। इसके शरीर पर दिखने वाला पारदर्शी रंग अब पूरी तरह से चांदी जैसा सफेद हो गया है। इस समय भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, छोटे और नाजुक तराजू हमेशा सुंदर प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। लिटिल मिंग स्नैक की भूख भी बहुत बढ़ गई है और वह लिन मिंग को कैटरपिलर पकड़ने देने से भी संतुष्ट नहीं है, बल्कि खुद ही शिकार करना चुनता है। ये सिर्फ इतना है कि आसपास के विभिन्न कीड़े अब सामान्य आकार के नहीं हैं और लिन मिंग को भी इस छोटे से कीड़े को खतरे में पड़ने से बचाने के लिए हर समय उस पर नजर रखनी पड़ती है। लेकिन अब लिटिल मिंग स्नैक अब किसी भी जीवित प्राणी को नहीं देख सकता। इससे लिन मिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वह कभी कभी विकास के लिए उन कीड़ों और छोटे जानवरों को मार देता है। चलो जगह बदलते हैं, छोटे मिंग सांप, लिन मिंग ने ऐसा सोचा और उसी समय मुख्य जड़ को सिकोड़कर फिर से चल पड़ा। इस बार वो मूल जड़ के सिकुड़ने और जमीन से बाहर निकलने के दर्द से पूरी तरह अभ्यस्त हो चुका था। इस बार उसने मूल जड़ का इस्तेमाल करके आसानी से खड़ा हो गया। धमाका। हालांकि जब लिन मिंग आगे बढ़ना चाहता था तो एक आवाज आई और अचानक वह आ गई। यह आवाज इस घाटी में बहुत देर तक गूंजती रही और फिर एक और आवाज आई। छोटा प्यारा सा सांप तुरंत सख्त हो गया
लिनमिंग ने उसे जमीन पर रख दिया और वह जल्दी से लिनमिंग की सूंड पर चढ़ गया। काफी डरा हुआ लग रहा था। यह आवाज कुछ और नहीं बल्कि गोली चलने की है। गोलियों की आवाज, इसका मतलब है कि इस घाटी में इंसान आ गए हैं। धमाका, फिर से गोलियों की आवाज आई और फिर जानवर की दहाड़ सुनाई दी। पहाड़ों और जंगलों के बीच अचानक तेज हवा का झोंका आया। एक अज्ञात जानवर की दर्दनाक चीख अंततः एक गोली के बाद शांत हो गई। तेज हवा के झोंके थे, लेकिन वे रुके नहीं, प्राचीन जंगल को लहरों की तरह उड़ा रहे थे। लिनमिंग ने अगला कदम नहीं उठाया, वह घाटी में आती आवाज को ध्यान से सुनता रहा। पत्तों की रगड़, अन्य जानवरों की चीखें तथा सूक्ष्म, अनजाने में होने वाली ध्वनियां अनंत हैं। बांस की शाखाओं के बीच छोटा सा प्यारा सा सांप भी उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकाले हुए था, और उसकी छोटी छोटी माणिक जैसी आंखें भी इधर उधर देख रही थीं, मानो वो वास्तव में कुछ जानता हो। वो बहुत उत्सुक लग रहा था। फिर गोलियों की आवाज नहीं आई, लेकिन लिनमिंग ने पहले ही गोली की दिशा निर्धारित कर ली थी। इन कुछ ध्वनियों ने उसे पहले ही बहुत स्पष्ट कर दिया था। घाटी के बीच में छोटी सी झील की ओर देखा, जहां अभी गोली चलने की आवाज आई थी। लिनमिंग के सामने अब एक विकल्प है। क्या मुझे गोली की आवाज की दिशा में जाना चाहिए या जितना संभव हो सके दूर रहना चाहिए? हालांकि लिनमिंग ने जल्दी से निर्णय लिया, गोली की आवाज की दिशा में जाएं। इस तरह से चुना गया क्योंकि लिनमिंग के पास पहले से ही एक विचार था। दूसरे शब्दों में, इस तरह की सोच वास्तव में सामान्य ज्ञान का विषय है। बांस के जंगल में कीड़े मकोड़े और जानवर बहुत कम हैं। अगर वे मरेंगे तो वे छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े, चूहे और बांस के चूहे होंगे, और कोई नहीं हो सकता। विशेषकर पहाड़ की चोटी पर संसाधनों की कमी है। जब लिनमिंग ने इस स्थान को चुना तो उनका मानना था कि यहाँ दृष्टि की रेखा बहुत अधिक अवरुद्ध नहीं होगी, और बांस का जंगल अपेक्षाकृत विरल था, जिससे उन्हें थोड़ी परेशानी से बचा जा सकेगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जल स्रोत से दूर होने के कारण यहाँ कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों की संख्या पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। वे जल स्रोत के जितना करीब होंगे, उतने ही अधिक विकासात्मक बिंदु ला सकेंगे। बेशक, अपनी दृष्टि जैसी चीजों के बारे में मत सोचिए जब तक कि वो उन 50 या 60 मीटर बांध से अधिक लंबा न हो जाए। कौन जानता है कि इस घाटी में कितने विशाल पेड़ बांध से भी ऊंचे हैं? दिशा निर्धारित करने के बाद लिनमिंग ने पेड़ की जड़ उठाए और गोली की दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया। पानी के स्रोत के करीब होना दूसरी बात है। वास्तव में लिनमिंग इन मनुष्यों के बारे में और भी अधिक उत्सुक है। वो जानना चाहता है कि क्या यह अभी भी मूल दुनिया नहीं है, और मनुष्य, क्या वे मूल प्राणी हैं? आखिरकार तथाकथित रे की रिकवरी का युग आ जाना चाहिए था। क्या लोग बदलेंगे या रूपांतरित होंगे? हालांकि लोगों को देखना दूसरी बात है, मुख्य रूप से छोटी झील, जो मेरा लक्ष्य है। जैसे ही लिनमिंग आगे बढ़ा, बांस की शाखाओं के बीच छोटा सा प्यारा सा सांप भी आज्ञाकारी ढंग से एक साथ इकट्ठा हो गया, बांस की शाखाओं में निश्चल पड़ा रहा। लिनमिंग ने पाया कि उस दिशा में ऐसा लग रहा था कि वह मूल स्थान से होकर गुजरेगा। इस तरह उसने आसपास के बांस को काटने के लिए उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू का उपयोग करने के प्रयास से भी बचा लिया। हालांकि लिनमिंग ने यह भी पाया कि काटे गए बांस के जंगल में भी थोड़े समय में अधिक शाखाएं उगाई थीं, जो पुनरुत्थान जैसा लग रहा था। प्रकृति की शक्ति, क्या प्रकृति की शक्ति बांस को आधा मीटर व्यास का बना सकती है? शिकायत के साथ लिनमिंग जल्दी से वहां पहुंच गया जहां वह मूल रूप से था, और फिर उसने एक नया रास्ता खोलने के लिए एक उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू का इस्तेमाल किया। ये बांस का जंगल सचमुच बहुत घना है। भाई मेन, क्या तुमने सुना? जमीन में पड़े एक मध्यम आकार के कुत्ते के आकार के खरगोश को उठाते समय वांग हाओ ने अचानक एक अजीब हलचल सुनी, लेकिन वह स्थान यहाँ से काफी दूर लग रहा था। बकवास, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं इसे क्यों नहीं सुन सकता? झाओ मेंग ने जब बंदूक अपनी पीठ पर रखी तो जम्हाई ली। ऐसा अनुमान है कि पेड़ बहुत ऊंचा हो गया है और नीचे गिर गया है। भाई मेंग सही कह रहा है। चलो, मैं तुम्हारे लिए मसालेदार खरगोश का मांस बनाऊंगा। हाओ जी, उपद्रव मत करो। अब जब आभा ठीक हो गई है तो यह उत्परिवर्तित क्यों नहीं होती? क्या यह वह भेड़िया नहीं होगा जो इतना बड़ा सिर उगाता है? ये लगभग लोगों को मौत के डर से नहीं डराता। ली गैंग, जो एक जगह साफ करने के लिए जमीन पर बैठा था, जल्दी से अपने बैग से खाना पकाने के बर्तन निकाल रहा था। लंबे समय तक खाने के बाद वह एक खरगोश से टकराया जो बिल्कुल सही था। अरे, मैं बहुत पहले से ही इस निवाले के लिए लालची हूँ। भाई गैंग, यहाँ बहुत सारे चिली नूडल्स हैं। झांग यू, जो थोड़ा मोटा था, ने कहा और अपने हाथ में रखे बांस के चूहे को फेंक दिया। यह मेरा है। खाने के शौकीन, हम यहाँ उस चीज को खोजने के लिए हैं, यात्रा करने के लिए नहीं। आप क्या ग्रिल्ड नेट और चिली नूडल्स लाते हैं? बाद में मेरे लिए एक खरगोश का पैर बचा कर रखें, मुझे दाईं ओर वाला चाहिए, कहा। वांग हाओ ने खरगोश को फेंक दिया। जब मैं ली गैंग की तरफ पहुंचा झाओ मेंग के साथ, वे पहरेदारी करने के लिए थोड़ी दूर एक जगह पर चले गए। वैसे मसालेदार खरगोश का मांस पकने तक प्रतीक्षा करें।
टीम ने अभी अभी एक अजीब भेड़िए का सामना किया था और उसे कई बार गोली मारी थी। हालांकि वह मारा गया, लेकिन लगभग मारा ही गया था। भाग्य बुरा नहीं है, झाओ मेंग ने अचानक कहा। बूम! अभी जो जोरदार आंदोलन चल रहा है वो अभी भी जारी है। वांग हाओ थोड़ा चिंतित था। भाई मेंग, यह आंदोलन, क्या यह वो आदमी नहीं होगा, है ना? झाओ मेंग कांप उठा। आप क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? अगर यह उस आदमी की आवाज़ है तो हम चारों लोग खाना देने के लिए यहाँ आएंगे। वांग हाओ को समझ में नहीं आया। किस तरह का टेकअवे? हमें अपने पास भेज दो। झाओ मेंग ने बंदूक को कसकर पकड़ लिया और घास की छड़ी को अपने मुंह में दबा लिया। वांग हाओ का गला थोड़ा अवरुद्ध हो गया था और उसने सिगरेट जलाई। भाई मेंग, क्या तुम्हें यह नौकरी नहीं लेनी चाहिए? क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे मुझे नहीं उठाना चाहिए? उत्तर पश्चिमी हवा को मत उठाओ। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इस बार ये थोड़ा खतरनाक है। वांग हाओ ने उस आवाज़ को सुना जो करीब आती दिख रही थी और उसने अपना हाथ बंदूक पर रख दिया। 5 मिलियन कहाँ है जो खतरनाक नहीं है? हाओ जी, क्या तुम्हें वो दिन पसंद नहीं है जब चाकू खून चाट रहा था? इस घाटी में आने से पहले तुम हमारी बंदूक देखने के लिए नहीं आए क्योंकि पहाड़ी आदमी ने रास्ता दिखाया और उसे दिया। तुमने ये कर दिया है। मैं तुम्हें इतना डरपोक नहीं देखूंगा, लेकिन अगर तुम उस चीज़ को पा लेते हो तो मैं तुम्हें इस बार इतना दे सकता हूँ। हमारे भाई बड़े टिकट खत्म कर देंगे और फिर भविष्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई मेन, आपकी बात सुनो। रुको भाई मेन, यह आवाज़ गलत है। जैसे ही वे दोनों बातें कर रहे थे, www.kanshu.com पढ़ रहे यूयू ने अचानक जोर से चीख मारी जो ज़्यादा दूर तक नहीं सुनाई दी, और फिर एक और दहाड़ सुनाई दी। लक्ष्य! झाओ मेंग और वांग हाओ ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से बारबेक्यू स्थान पर भाग गए जहां ली गैंग और झांग यू और अन्य लोग बारबेक्यू कर रहे थे। समय समय पर वे दोनों उस स्थान पर वापस भागते थे जहां आग जलाई गई थी और पाते थे कि ली गैंग और झांग यू ने भी सफाई की थी, अपने हाथों को बंदूक पर दबाते हुए घबराए हुए दिख रहे थे। अगली बार खरगोश का मांस खाना है, चलो अभी चलते हैं। लिन मिंग को अब उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकुओं के उपयोग का कुछ अनुभव है। जब तक दर्जनों बांस के पत्तों से रास्ते को अवरुद्ध करने वाले पौधे के एक ही स्थान पर हमला किया जाता है, और यदि आप कोन को नियंत्रित करते हैं तो आप सबसे अच्छा प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक ही प्रहार का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप एक ही समय पर हमला करते हैं तो गति धीमी नहीं होती है। लिन मिंग ने कई पड़े हुए बांसों पर कदम रखा और सहजता से आगे बढ़ गया। दर्जनों बांस के पत्ते एक बार हमला करते हैं, और यदि समय के अंतर को थोड़े समय में 3 बार इस्तेमाल किया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि एक बार से बहुत अलग नहीं होती है। लेकिन लिन मिंग को लगा कि आवाज़ अभी भी बहुत तेज थी और यह निश्चित रूप से घाटी में आने वालों का ध्यान आकर्षित करेगी। नहीं, इन बांसों को इतना घना किसने उगाया है? लिन मिंग ने कहा। 1 और 3 कॉम्बो लगभग 20 मीटर का मार्ग बना रहा है। समय समय पर लिन मिंग अंततः पहाड़ी से नीचे आया और पहाड़ के नीचे आया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पाया कि यहाँ बहुत कम बांस थे और बहुत सारे अज्ञात पौधे थे। बात एक ही है कि वे सभी उन विशालकाय बांसों के समान हैं जो बहुत ऊंचे हैं और आकाश और सूर्य को ढके हुए हैं। हालांकि किसी कारण से उनके बीच की दूरी बहुत बड़ी है और लिन मिंग उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू का उपयोग किए बिना भी आसानी से गुजर सकता है। अब इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन यह आवाज़ कैसी है? लिन मिंग ने अचानक सुना कि उसके पास ही कोई जानवर फुसफुसा रहा था। लिन मिंग ने आवाज़ का पीछा किया और एक झाड़ी में 7 भूरे रंग के भरवां जानवर देखे जो थोड़ा कुचल गए थे। उनके भूरे काले रंग के महीन बाल, गोल सफ़ेद त्रिकोणीय सिर और छोटे नुकीले कान होते हैं, लेकिन वे हठपूर्वक सीधे खड़े रहते हैं। लिन मिंग को आते देख सातों नन्हे बच्चों ने अपने छोटे छोटे मुंह खोले और धीरे धीरे अपनी पिछली चीख को खर्राटे खर्राटे की धीमी आवाज में बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि वे सतर्क हैं। 7 जोड़ी तीखी सुनहरी पुतलियां तीक्ष्ण और ऊर्जावान हैं और वे बहुत आध्यात्मिक लगती हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि शरीर थोड़ा कमजोर है। भेड़िए का बच्चा? वे पिल्लों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुत्तों जैसी तीक्ष्णता और उग्रता नहीं होती। लिन मिंग ने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई मादा भेड़िया नहीं थी। भेड़ियों के झुंड की तो बात ही छोड़िए। ये 7 छोटे बच्चे यहाँ कैसे आए? छोटे मेंग सांप ने आलस से अक्षर उगल दिए और उन्हें जिज्ञासा से देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उनमें रुचि ले रहा था। हालांकि इससे पहले कि लिन मिंग कुछ और सोच पाता, 7 छोटे भेड़िए के बच्चे अचानक एक साथ चिल्ला उठे। वे छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए लिन मिंग के करीब आ गए, अपने सफ़ेद पेट पर पीठ टिकाते हुए अपने छोटे छोटे सिर लिन मिंग की मुख्य जड़ पर रगड़ने लगे। क्या ये, मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है? लिन मिंग ने बस यही सोचा था कि या तो वह उन्हें उड़ते हुए ब्लेड वाले चाकू से खत्म कर देगा या इन छोटे लोगों पर विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन उन्होंने आने की पहल की। वास्तव में छोटे भेड़िए के बच्चों की नज़र में लिन मिंग के शरीर से निकलने वाली आभा पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी।
मादा भेड़िए की अनुपस्थिति में लिन मिंग से जुड़ना और ताकतवर से जुड़ना भी पशुओं की प्रवृत्ति है। छोटे मेंग स्नैक ने 7 छोटे भेड़ियों के बच्चों को लिन मिंग पेड़ के नीचे खेलते हुए देखा और बांस की शाखा से नीचे उतर आया। वह भी उनके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वे करीब पहुंचते, छोटे भेड़ियों के बच्चे अपने छोटे नुकीले दांतों के साथ एक साथ उड़ गए। आ रहा है। लिन मिंग ने तुरंत एक बांस की शाखा से छोटे भेड़िए के बच्चों को पकड़ लिया और उड़ता हुआ ब्लेड वाला चाकू उसी समय नीचे गिर गया, जो सीधे सामने के विशाल पेड़ की ओर जा गिरा। धमाका! एक जोरदार आवाज हुई और विशाल वृक्ष जमीन पर गिर पड़ा। भेड़िए के बच्चे विशालकाय पेड़ के अवशेषों को देखकर कांप उठे और फिर उस छोटे प्यारे सांप को जो उन्हें जिज्ञासा से देख रहा था, ये समझकर कि यह उनके सामने मालिक के परिवार का भी मामला है। छोटे भेड़ियों के बच्चे अपनी पूंछें झुकाकर धीमे स्वर में फुसफुसाने लगे, मानो वे दया की भीख मांग रहे हों। लिन मिंग ने बांस की शाखा छोड़ दी। ऐसा लगता है कि उसने छोटे भेड़िए के बच्चों को ये बात समझा दी है कि वह छोटा प्यारा सांप बिल्कुल उनके जैसा है और वे उसके हैं। वाह! 2 छोटे भेड़िए के बच्चों ने अपने रोएदार अगले पंजे फैलाए, धीरे से प्यारे सांप की पूंछ को छुआ जो उनसे बहुत छोटा था, और कांपते हुए लिन मिंग को देखा। और छोटा प्यारा सा सांप भी काफी उत्साहित था और तुरंत ही छोटे भेड़िए के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। भेड़िया वजन लगभग 50 किलोग्राम तक पहुंच सकता है, शरीर की लंबाई लगभग 1.3 मीटर तक बढ़ सकती है, काटने की डिग्री 360 IBS लगभग 170 किलोग्राम तक पहुंच सकती है और गति लगभग 60 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यद्यपि सभी पहलू बहुत औसत हैं, वे बाघों और तेंदुओं के बराबर नहीं हैं, लेकिन सामाजिक जानवरों के रूप में उनकी शक्ति और भी अधिक है। आजकल जानवर और पौधे सभी बदलाव से गुजर रहे हैं। अगर इन 7 छोटे बच्चों को बड़ा किया जा सके, तो क्या वे ज्यादा आक्रामक, तेज और ज्यादा क्रूर शिकारी बन जाएंगे? फिर मुझे फिर से बहुत मदद मिलेगी। ये सिर्फ एक विचार है। भविष्य क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें वो क्षमता है या नहीं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ 7 छोटे भेड़िए हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे मिलकर 7 भेड़िए बन जाते हैं। मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। लिन मिंग ने मूल जड़ को उठाया और आगे बढ़ना जारी रखा। यहाँ के विशाल वृक्ष जल स्रोत से दूर आसमान की ओर ऊंचे हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ कीड़े मकोड़े और जानवर बहुत कम हैं। ये लंबे समय तक रहने के लिए जगह नहीं है और भले ही गोली नहीं चली है, लिन मिंग अभी भी देखना चाहता है कि क्या हुआ। छोटे भेड़िए के बच्चे आज्ञाकारी ढंग से लिन मिंग के पीछे चले गए और छोटे प्यारे सांप को एक नया साथी मिल गया। वह भेड़िए के एक बच्चे पर झुक गया जो उससे लंबा लग रहा था और आसपास के दृश्यों को देख रहा था। हालांकि इससे पहले कि वो बहुत दूर जाता, लिन मिंग ने एक अजीब सी आवाज सुनी। गुलुलुलु। लिन मिंग रुक गया और छोटे भेड़िए के बच्चों को देखने लगा जो भी रुक गए थे। गुर्राहट की आवाज सुनाई देना जारी रही। क्या तुम्हें भूख लगी है? लिन मिंग को एहसास हुआ कि वह इसके बारे में भूल गया था। मादा भेड़िया वहां नहीं थी और छोटे भेड़िए के बच्चे थोड़े बीमार दिख रहे थे। इसलिए चारों ओर देखने पर पता चला कि 50 मीटर के दायरे में केवल कुछ छोटे कीड़े ही हैं। लिन मिंग घास में घुस गया, उड़ने वाला ब्लेड चाकू बाहर उड़ गया और बांस की शाखाओं का उपयोग करके टिड्डों को 2 टुकड़ों में काट दिया और उन्हें छोटे भेड़ियों के शावकों के सामने फेंक दिया। छोटे भेड़िए खुशी से दौड़ पड़े। टिड्डे की खुशबू पाकर वे फुसफुसाए और सिर ऊपर उठाया, लेकिन खाया नहीं। लिन मिंग हाहा, और मैंने खाना उठाया, लेकिन वह ये भी जानता था कि ये कीड़े इन छोटे भेड़ियों के बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं थे। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद लिन मिंग ने देखा कि उसके पीछे के छोटे भेड़िए के बच्चे धीमे और धीमे होते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। लिन मिंग रुक गया, उनकी ओर एक मुख्य जड़ बढ़ा दी, ऊपर चढ़ने का इशारा किया, लेकिन छोटे भेड़िए के बच्चे, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ। ऐसा लगता है कि वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं। ओह, मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ। लिन मिंग आश्चर्यचकित था। उसने फिर से छोटे प्यारे सांप को देखा और दूसरों को भी देखा। हालांकि अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे उनकी गति प्रभावित होती है। जब मैं बांस की शाखाओं का उपयोग करके उन्हें एक साथ खींचने वाला था तो www.kanshu.com पढ़ रहे यूयू ने अचानक शोर सुना। कुछ ही देर बाद एक मोटा खरगोश बाहर कूद गया। इस खरगोश का आकार अब सामान्य नहीं कहा जा सकता। आखिरकार इस जंगल में मध्यम आकार के कुत्ते के आकार का कोई खरगोश नहीं होगा। लिन मिंग की चाल स्वाभाविक रूप से खरगोश की तुलना में बहुत तेज है। उड़ता हुआ चाकू बाहर उड़ गया और जमीन पर गिरने की आवाज के साथ खरगोश कई टुकड़ों में कट गया। आपने ग्रे खरगोश को मार दिया और 5 विकास अंक प्राप्त किए। इस समय सिस्टम में अस्तित्व की भावना है, जिससे लिन मिंग थोड़ा अवाक है। अब बहुत सारे विकास बिंदु हैं और यह किसी भी उद्देश्य के लिए विकसित नहीं हो पाया है। आप बांस की शाखाओं को मजबूत कर सकते हैं। इस समय सिस्टम की आवाज फिर से आई, ताकि लिन मिंग के पास खरगोश को खाने के लिए छोटे भेड़िया पिल्ले के समूह के दृश्य को देखने का समय न हो।
बांस की शाखाओं के विकास के बारे में बात करते हुए लिनमिंग ने महसूस किया कि यह वास्तव में हल किया जाने वाला एक जरूरी कार्य था। आखिरकार अब उसकी बांस की शाखाएं मजबूत नहीं रहीं। हालांकि वे स्वतंत्र रूप से झूल सकती हैं, लेकिन वे बहुत आसानी से टूट जाती हैं और बहुत छोटी भी होती हैं। मूलतः नियंत्रण योग्य सीमा लगभग 3 मीटर की त्रिज्या है, और इसकी वजह से उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू की हमले की सीमा भी काफी प्रभावित हुई है। फिर बांस की शाखाओं को मजबूत करो। लिनमिंग की चेतना की एक हलचल के साथ शक्ति का एक बल अचानक इन कमजोर बांस की शाखाओं में फैल गया। एक छोटी सी बांस की शाखा के बीच सूक्ष्म प्रकाश चमका और बांस की शाखा अचानक बहुत तेज गति से लगभग 2 मीटर तक फैल गई। ऊपर से अनगिनत छोटी शाखाएं तेजी से बढ़ीं और एक के बाद एक हरे बांस के पत्ते निकले। लिनमिंग ने पाया कि इस संवर्धन में वास्तव में 20 विकास बिंदुओं का उपयोग किया गया था। बचे हुए 208 विकास बिंदुओं को देखते हुए लिनमिंग को लगा कि वो अधिक मजबूत हो सकता है। जूजी पर सभी विकास बिंदुओं का उपयोग करने के बाद लिनमिंग को पता चला कि उसके पास केवल एक ही अंतिम चाल नहीं थी। अब वह मुख्य तने के निचले भाग में स्थित 11 बांस शाखाओं को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है। ये बांस की शाखाएं पहले से ही 6 मीटर से अधिक लंबी, मुलायम और सख्त दोनों हैं। पहले की तुलना में लिनमिंग ने पाया कि वे किसी भी कोण पर मोड़े जाने पर भी नहीं टूटेंगे। मूल रूप से बांस की छड़ें बहुत सख्त होनी चाहिए लेकिन टूटने में आसान होती हैं, लेकिन अब ये परिवर्तन लिनमिंग की खुशी को बढ़ा देता है। बांस की शाखाओं को मोड़कर उसे हवा में जोर से खींचा। बोले, यह ऐसा था जैसे कोई झटका लगा हो जिससे हवा टूट गई हो और एक तीव्र विस्फोट हुआ हो। यह आवाज, ध्वनि बूम, अद्भुत है। छोटे भेड़िए के बच्चे जो खा रहे थे आवाज सुनकर अचंभित हो गए और सतर्क होकर एक साथ इकट्ठे हो गए, लेकिन एक और था जिसने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। खरगोश के मांस को काटने लगा और फिर सबसे बड़े भेड़िए ने पूंछ को काटते हुए उसे बाहर खींच लिया। जहां तक छोटे मेंग सांप की बात है तो ऐसा लगता है कि इस ध्वनि पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, बल्कि वह घास में चल रहा है और एक छोटे टिड्डे का पीछा कर रहा है। लिनमिंग ने बांस की शाखाओं को फिर से एक गेंद के आकार में लपेटा और उन्हें छोटे भेड़ियों से कुछ दूर बाहर खींच लिया। बोले, यद्यपि छोटे भेड़िए के बच्चे जानते थे कि यह लिनमिंग का काम था, फिर भी वे तेज आवाज से डर गए और एक साथ पीछे हट गए। इस चाबुक जैसे हमले के लिए लिनमिंग ने अनुमान लगाया कि शक्ति महान होनी चाहिए। उसने पास ही स्थित विशाल वृक्ष की ओर देखा और उसकी शाखाओं को फैलाना उसके लिए एक और झटका था। धमाका, एक धीमी सी आवाज के बाद विशालकाय वृक्ष के तने पर 20 सेंटीमीटर गहरी खाई दिखाई दी। ओह, ऐसा लगता है कि मारक क्षमता काफी शक्तिशाली है। यदि आप किसी छोटे या मध्यम आकार के जानवर पर प्रहार करते हैं तो आप उसे मौके पर ही मार सकते हैं यदि वो मानव है। लोगों की बात करें तो अभी अभी हुई गोलीबारी के बाद ऐसा लगता है कि काफी समय से शांति बनी हुई है। लिनमिंग ने दूर तक देखा। हालांकि घने जंगल ने उसे रोक रखा था, फिर भी उसका रास्ता गलत नहीं था। अगर अंत में कोई भी दिखाई नहीं देता तो भी झील की ओर पलायन करना अच्छा रहेगा, और इन 7 छोटे बच्चों के साथ ये यात्रा पूरी तरह से लाभ रहित नहीं है। क्षमता को मजबूत किया गया है और लिनमिंग को ये भी लगता है कि भले ही वह एक बंदूक के साथ एक इंसान का सामना करता है, उसे नुकसान नहीं होगा। आगे बढ़ते रहें। छोटे भेड़िए के बच्चे खाने पीने से भरपूर थे और उनमें बहुत ऊर्जा भी थी। छोटे प्यारे सांप ने बस बहुत मेहनत की और आखिरकार एक टिड्डा पकड़ लिया जो थोड़ा बड़ा भी हो गया। गति बढ़ाने के लिए लिनमिंग ने छोटे भेड़ियों के बच्चों को बांस की शाखाओं से पकड़ लिया और फिर उन्हें बांस की शाखाओं से ऊपर उठा लिया। 8 मुख्य जड़ें पहले की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। कुछ देर चलने के बाद वो आखिरकार इस विशाल जंगल से बाहर आ गया। रास्ते में लिनमिंग ने एक उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू से विकास बिंदुओं की कटाई करना नहीं भूला और अपने रास्ते में आने वाले कई बदकिस्मत कीड़ों को मार डाला। विरल वनस्पतियों वाली एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ते समय अचानक पानी की कलकल ध्वनि सुनाई दी। लिनमिंग ने उस ध्वनि का अनुसरण किया और कुछ दूर तक चलते हुए एक तेज बहाव वाली धारा के पास पहुंच गया। छोटे भेड़िए के बच्चे और छोटा प्यारा सा सांप पानी पीने और खेलने के लिए इस उथली धारा में आते थे, और लिनमिंग ने भी अपनी मूल जड़ को किनारे पर फैला दिया जिससे पानी भर जाता था। लंबे समय तक चलने के बाद पानी बहुत जल्दी खत्म हो गया और लिनमिंग के अधिकांश बांस के पत्ते मुरझा गए और धारा ठीक समय पर आ गई। इस समय लगभग शाम हो चुकी है। लिनमिंग को लगा कि बेहतर होगा कि पहले इस जगह पर चला जाए और कल तक की बाकी यात्रा के बारे में बात की जाए। मुझे देर सवेर वहां जाना ही है और मुझे वहां इंसानों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। लिनमिंग, जो स्वयं को पूरी तरह से एक पौधा मानता था, ने पास के कीड़ों को विकासवादी बिंदुओं में बदलने के लिए उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू का उपयोग करना शुरू कर दिया। गर्जन। काफी देर बाद जोरदार गर्जना हुई और अचानक उसे बहुत नजदीक से झटका लगा। नदी में मौजूद छोटे भेड़िए के बच्चे आवाज सुनकर चौंक गए और एक पल के लिए पानी में खड़े हो गए।
उसके बाद सबसे बड़े ने उन्हें वापस लिन मिंग के पास ले गया। जब जियो मिंग स्नैक की गति अंतिम चरण में थी, लिन मिंग ने जल्दी से उसे बांस की छड़ी से पकड़ लिया। आओ आओ, फिर एक लंबी चीखने की आवाज आई, लेकिन ये पिछली आवाज से बिल्कुल अलग थी। क्यों, क्या दोनों जानवर लड़े थे? लिन मिंग ने अनुमान लगाया। हालांकि दहाड़ को देखते हुए दोनों जानवरों का आकार बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। खरगोश का विकास बिंदु 5 अंक है। अगर यह इतना बड़ा जानवर है तो क्या यह इससे ज्यादा होगा? अपना मन बनाने के बाद लिन मिंगबेन ने पहले ही मुख्य जड़ को जमीन में गाड़ दिया था और फिर उसने इसे फिर से उखाड़ना शुरू कर दिया। 2 मीटर से अधिक चौड़ी एक धारा को पार करते हुए छोटे भेड़िए के शावकों और छोटे प्यारे सांप को लपेटने के लिए बांस की शाखाओं का उपयोग किया और फिर उस दिशा में चला गया जो दहाड़ता रहा। हालांकि इस क्षेत्र में पेड़ बहुत बड़े हैं, लेकिन वे बेहद विरल हैं। लिन मिंग ने देखा कि पास में बजरी थी जो ऊंचे पेड़ों को जड़ जमाने से रोकती थी। लेकिन जो लोग जड़ और पैर वाले हैं उनके लिए यह कोई समस्या नहीं है। बांस की शाखाओं के बीच छोटे भेड़िए के बच्चों को देखा। वे सभी इस समय एक साथ इकट्ठे थे, मानो वे जोर से दहाड़ सुनकर कांप रहे हों। डरा हुआ है, लिन मिंग को अजीब महसूस होने लगा। वह अब जंगली जानवरों से भी ज्यादा भयानक था। आखिरकार मैं एक चलता फिरता बांस हूं, और यहाँ तक कि उड़ते पत्तों के चाकू और बांस के चाबुक भी काफी शक्तिशाली हथियारे हैं। आगे बढ़ने पर जानवर की दहाड़ तेज और स्पष्ट होती गई। इसके अलावा इसके साथ ही भयंकर झटके भी आए और समय समय पर पेड़ों के टूटने की आवाज भी आए। ऐसा लगता है कि 2 जानवर लड़ रहे हैं, लिन मिंग ने निष्कर्ष निकाला। जल्द ही वो कुछ ही दूरी पर था कि उसे 2 जानवर दिखाई दिए। यह एक शाही है जिसके दोनों पीठों पर आधे मीटर से अधिक लंबे कठोर और तीखे कांटे हैं। लिन मिंग ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि इन दोनों की लंबाई लगभग 2 मीटर होगी। शरीर की बनावट www.kanshu.com पढ़ रहे यू लगभग शिशु हाथी के बराबर पहुंच रहे हैं, है ना? ये शाही के मूल आकार से बिल्कुल अलग अवधारणा है। शाही 80 सेमी तक बढ़ सकता है, जो कि काफी अच्छा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके उत्परिवर्तन की मात्रा पहले से ही काफी अधिक है। ये पहले मारे गए खरगोश की तरह है, लेकिन इसका शरीर का आकार भी असामान्य है। दोनों शाहियों को फिर से देखा। वे अभी भी जमकर लड़ रहे थे। एक दूसरे के शरीर पहले से ही खून के धब्बों से ढके हुए थे। पिछले पैरों में से एक घायल हो गया था, लेकिन दूसरा कुछ नहीं था। मैं अनिच्छा से मछुआरा बनूंगा। लिन मिंग ने छोटे भेड़िए के बच्चे और छोटे प्यारे सांप को बांस की शाखाओं से कसकर लपेटा, उन्हें पेड़ के शीर्ष पर रख दिया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। भयंकर लड़ाई कर रहे जंगली सुअरों को पता न चले, इसके लिए उसने अपनी गति धीमी करने और आवाज कम से कम करने की पूरी कोशिश की। अंत में ये चलने से ज्यादा छटपटाने जैसा था। बांस की शाखाओं में परिवर्तन के कारण फे चाकू की हमले की सीमा लगभग 25 मीटर है, लेकिन सटीकता के लिए उसे करीब होना चाहिए। शाही के बीच लड़ाई अभी भी जारी है। वे निस्वार्थ भाव से एक दूसरे पर हमला करते हैं और काटते हैं, बिना ये जाने कि अजीब चीजें उनके पास आ रही हैं। 30 मीटर, 25 मीटर। लिन मिंग, आप उनकी धीमी दहाड़ भी सुन सकते हैं और आप उनके शरीर से खून टपकता हुआ देख सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए लिन मिंग ने सभी 11 बांस की शाखाओं को सीमा तक मोड़ दिया, जबकि सैकड़ों उड़ते हुए ब्लेड वाले चाकू किसी भी समय गोली मारने की स्थिति में बने रहे। इस समय शाही, जो लंबे समय से लड़ रहे थे, थक गए हैं। उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनसे 10 मीटर से भी कम दूरी पर एक अजीब सा बांस आ गया है। धमाका, गोली चलने की आवाज हुई और अचानक वह आ गई। धमाका, जब लिन मिंगांग ने उड़ते हुए ब्लेड वाले चाकू को गोली मारना चाहा और जब बांस का कोड़ा निकाला गया तो अचानक बहुत नजदीक से गोली चलने की आवाज आई। 2 शाहियों में से एक के सिर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। बैंग बैंग, फिर 2 और गोलियां चलीं। एक अन्य शाही चीखा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अरे, ये गोलियों की बर्बादी नहीं थी। एक व्यक्ति एक बंदूक पकड़े हुए दूरी पर घास से बाहर आया और शाही की ओर चला गया। भाई मेन, सावधान रहो, शायद यहाँ। हाओ जी, तुम बहुत साहसी हो। हम चारों का क्या, तुम किस बात से डरते हो? हाँ, इस बार तुम्हें मसालेदार खरगोश का मांस खाने की जरूरत नहीं है। अपने भाई को अपना हाथ दिखाने दो और शाही की दावत बनाओ। गैंग जी न्यू बी, मैंने सुना है कि शाही के मांस में जिनसेंग होता है। यह एक टॉनिक है। अरे! चारों लोग अपनी बंदूकों के साथ आसपास की रखवाली कर रहे थे और तेजी से शाही की लाश की ओर चल पड़े। मैंने पूछा कि अभी अभी वो अतिरिक्त गोली किसने चलाई? ये सब टेढ़ा मेढ़ा है। झाओ मिंग ने बंदूक थाम रखी थी और आसपास की निगरानी कर रहा था। अरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। हालांकि यह हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन यह बुरा नहीं है। इन कांटों को बहुत सारे पैसों में भी बेचा जा सकता है। ली गैंग ने एक खंजर निकाला और एक कांटा काट दिया। वांग हाओ को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसकी गोली अभी अभी पेड़ पर लगी थी। ओह, अभी अभी टेढ़े पेड़ पर लगी है।
वैसे ये दोनों शाही वाकई बहुत बड़े हैं। वास्तव में ये कुत्ते से ज्यादा बड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये हाथी को पकड़ने में बहुत तेज है। ये बदलाव वाकई रोमांचक है। भाई गैंग, इसे कांटे के बाद ले आओ, चलो पहले बारबेक्यू करते हैं। झांग यू के मुंह में पानी आ गया। खरगोश ने नहीं खाया, इस शाही के सुअर का मांस नहीं छोड़ा जा सकता। लिन मिंग ने चुपचाप मनुष्यों के समूह को देखा जो उसके सामने शिकारी लग रहे थे। वे बिल्कुल वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे मूल मानव थे, तथा उनके मुंह में जो उत्परिवर्तन हैं वे पौधों और जानवरों के बीच होने वाले उत्परिवर्तन होने चाहिए। उनके हाथों में बंदूकें देखकर लिन मिंग को पता चल गया कि उसने जो गोलियों की आवाज़ सुनी थी वो इन्हीं लोगों के समूह की होगी। अभी अभी शिकारियों के इस समूह ने 3 गोलियों से 2 उत्परिवर्तित शाही को मार गिराया। निशाना लगाना बिल्कुल सटीक लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह से तैयार भी थे। यद्यपि वे नहीं जानते कि लक्ष्य क्या है, लेकिन इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मुझे अपमानित नहीं करते, मैं लोगों को अपमानित नहीं करता। जब तक वे स्वयं को उत्तेजित नहीं करते तब तक उनके साथ संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई मेन, इस बांस को देखो, थोड़ा अजीब है। इस समय वांग हाओ ने बांस की ओर इशारा किया जो उनके बहुत करीब था, और जल्दी से झाओ मेंग को बुलाया। बांस में क्या खराबी है? इस घाटी में बांस बहुत आम है। झाओ मेंग ने बंदूक नीचे रखी, उस पर नजर डाली और निराशा से कहा, नहीं, कुछ गड़बड़ है। वांग गैंग ने अपना खंजर नीचे रख दिया। इस देवदार के जंगल में बांस कैसे हैं? इसके अलावा इस बांस की शाखाएं बहुत ज्यादा हैं और वे सभी मुड़ी हुई हैं। रुको, इस पर क्या है? सभी ने बांस के ऊपरी भाग की ओर देखा जहां शाखाएं एक साथ लगी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि कुछ जीव इधर उधर घूम रहे हैं। नहीं, कुछ तो है। झाओ मेंग ने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और बाकी तीनों ने भी उसे उठाया। आवू! इस समय बांस की शाखा के शीर्ष पर एक छोटा भेड़िया शावक अचानक दूध के साथ चिल्लाया। इस समय लिन मिंग ने भेड़िए के बच्चे के छोटे मुंह को हल्के से बांधने के लिए कुछ पतली बांस की शाखाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी थी। ये तो भेड़िए के बच्चे की आवाज़ है, इसमें तो भेड़िए का बच्चा है, झाओ मेंग ने कहा। मजाक मत करो, बांस पर भेड़िए के बच्चे कैसे हैं? ली गैंग ने अपनी बंदूक ली और आसपास की ओर निशाना साधा। नहीं, मैंने भी सुना, भाई मेन, वांग हाओ चिल्लाया। भेड़िए के बच्चे का मांस सबसे सुगंधित होता है, सिर पर मारो, झांग यू चिल्लाया। जब चारों लोगों की बंदूकें पेड़ के शीर्ष पर टिकी थीं, तो अचानक उन्हें एक छोटी सी चांदी सफ़ेद चीज़ दिखी और वे धीरे धीरे नीचे उतर आए। सांप! रुको, ये तो एल्बिनो उत्परिवर्तन लगता है और थोड़ा सुगंधित भी लगता है। रुको, वह चीज़ हरी बांस की पत्तियां लगती है, ये बहुत जहरीली होती है और एक गोली लगने से यह वही निकली। धमाका! जैसे ही आवाज़ गिरी, गोली चल गई। गोली छोटे सफ़ेद सांप को नहीं लगी, बल्कि लिन मिंग की एक शाखा को लगी। इससे लिन मिंग भी नाराज हो गया जो उनसे संघर्ष नहीं करना चाहता था। यदि कोई मेरे विरुद्ध अपराध करेगा तो मैं भी अपराध करूंगा। दर्जनों उड़ते हुए ब्लेड वाले चाकुओं ने एक पल में हवा को चीर दिया और एक पल में शूटर के सिर को टुकड़ों में काट दिया। रक्त कोहरा फैल गया। हिरोको, मैंने तुम्हें मारने के लिए घोड़े पर कदम रखा था। ये बांस अजीब है, राक्षस है, इसे मार डालो। उसे मार, गोली मार। ये देखकर कि उनके साथी मारे गए हैं, बचे हुए कुछ लोगों ने जल्दी से अपनी बंदूकें उठाईं। हालांकि इससे पहले कि वे ट्रिगर दबा पाते, लिन मिंग ने तुरंत बांस की छड़ें खींच लीं जो पहले से ही सीमा तक मुड़ी हुई थीं। टूट गया, टूट गया, टूट गया। बांस की छड़ियों से ध्वनि बूम को बाहर निकाला गया और उन तीनों की दहाड़ तुरंत चीख में बदल गई। कुछ समय के लिए खून बहने लगा और दिमाग फट गया। पहाड़ की चोटियां उड़ गईं, जिससे लिन मिंग के बांस के पत्ते हिल गए। अभी जो शोरगुल हो रहा है उसमें कोई आवाज नहीं है, सिर्फ बांस की डंडियों की आवाज घाटी में गूंज रही है। अंत में वह धीरे धीरे गायब हो जाती है। लिन मिंग ने जमीन पर पड़ी 4 लाशों पर नजर डाली। उसने किसी को मार डाला। अजीब बात है कि मेरे दिल में कोई उत्साह या अन्य भावना नहीं है। उसे बस यही लगता है कि अगर उसने पहले कार्रवाई नहीं की तो छोटा प्यारा सांप, छोटे भेड़िए के बच्चे और वो खुद चोटिल हो जाएंगे। ऐसा करने के बजाय उन्हें क्यों न मार दिया जाए? यदि आप शत्रु के प्रति दयालु हैं तो आप स्वयं के प्रति क्रूर हैं। उत्परिवर्तित बांस के रूप में वह अतीत से भिन्न है। भले ही आत्मा मानव है, लेकिन उसका मनुष्यों के साथ कोई संबंध नहीं है। शांतिपूर्वक साथ रहना, इस तरह की चीजें बहुत मुश्किल हैं। ओ रीडिंग www.okanshu.com। गैर मेरा परिवार, इसका दिल अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिन मिंग इस सत्य को नहीं समझता, इसके विपरीत वह इसकी बहुत प्रशंसा करता है। यदि सामने आने वाले मनुष्य स्वयं के लिए खतरा हैं, तो उन्हें मार डालना ही सबसे अच्छा तरीका है। क्या आप उन पर विश्वास करेंगे? लिन मिंग इतना मूर्ख नहीं है।
दूसरे शब्दों में कहें तो उसे किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, किसी से रिपोर्ट करने की उम्मीद तो दूर की बात है। मनुष्यों की तुलना में जो पूरी तरह से अनियंत्रित हैं, ये छोटे प्यारे सांप या छोटे भेड़िए के बच्चे सभी अच्छे हैं। मुख्य जड़ें जमीन में धंस गईं और फिर लिनमिंग ने उन्हें नियंत्रित करके मिट्टी को नरम कर दिया। थोड़ी देर बाद कई बड़े गड्ढे दिखाई दिए। उन्होंने कई लाशों को बांस की लकड़ियों से लपेटकर उसमें फेंक दिया, फिर अपनी बंदूकें और अन्य चीजें बांस की लकड़ियों से उसमें फेंक दी और फिर उन्हें पूरी तरह से दफना दिया। इसके बाद कुछ तेजी से उग रहे खरपतवार और मिट्टी की जड़ों को उखाड़कर उसमें दबा दिया गया। मेरा मानना है कि कुछ ही दिनों में ये जगह पूरी तरह से घास फूस से ढक जाएगी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वे लोग यहाँ मरेंगे। लिनमिंग ने ऐसा उनकी लाशों पर दया करने के लिए नहीं, बल्कि बाहरी शाखाओं से बचने के लिए किया। चूंकि ये लोग यहाँ शिकार करने आते हैं, इसलिए किसी को तो उनका उद्देश्य पता होना चाहिए। यदि आप इससे ठीक से नहीं निपटेंगे तो जब कोई उन्हें ढूंढ रहा होगा तो उन्हें शव मिलेगा और उनकी मौत का कारण पता चलेगा। तब तो मैं निश्चित रूप से अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर लूंगा। एक उत्परिवर्तित बांस के रूप में लिनमिंग बस अपना छोटा सा जीवन जीना चाहता है और अपनी 1 एकड़ 3 बिंदु भूमि की रक्षा करना चाहता है। जहां तक परेशानियों और अन्य चीजों का सवाल है, वो अब भी उनसे दूर रहना चाहता है। सब कुछ संभालने के बाद, ये पुष्टि करने के बाद कि कुछ भी नहीं गिरा है, लिनमिंग ने बांस की शाखाओं को देखा जो खून और गंदगी से सनी हुई थीं, और फिर धारा की ओर चल दिया। धारा का अनुसरण करें, धारा के नीचे की ओर चलें। धारा का पानी अंततः छोटी झील में बह जाएगा और झील लिनमिंग के रहने के लिए आदर्श स्थान है। रास्ते में लिनमिंग भी निष्क्रिय नहीं था। उसके उड़ने वाले ब्लेड चाकू समय समय पर नदी के किनारे घास के बीच से गुजरते थे और छोटे उड़ने वाले कीड़े और इसी तरह के अन्य जीवों को पकड़ते थे। विकास बिंदु वास्तव में काफी कमी है। उन शिकारियों ने सिर छीन लिए और 2 बड़े शाही को मार डाला, जिनमें बहुत सारे विकासवादी बिंदु हो सकते हैं। लिनमिंग ने बाद में 2 शाही के शवों को शाखाओं से छुआ, लेकिन सिस्टम ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। इससे पहले के विकास बिंदु ने केवल 11 बांस शाखाओं को मजबूत किया, जिनकी संख्या कुल का 1/3 भी नहीं थी। पर्याप्त नहीं। लिनमिंग ने अथक रूप से फ्लाइंग लीफ चाकू का इस्तेमाल किया, लेकिन लंबे समय तक चलने के बाद उसने केवल 100 से कम अंक हासिल किए। बांस की शाखा को मजबूत करने के लिए 20 विकास बिंदुओं की आवश्यकता होती है, जो 100 अंकों से भी कम है, और यदि वो मृत हो तो ये केवल 4 ही होंगे। यहाँ वास्तव में बहुत कम जैविक संसाधन हैं। छोटे भेड़िए के बच्चों को बांस की शाखाओं से नीचे उतार दिया गया है और छोटा प्यारा सांप लिनमिंग के पीछे पीछे चल रहा है। लिनमिंग ने छोटे प्यारे सांप को देखा और उसे याद आया कि एक शिकारी ने उसे देखकर क्या कहा था। उस व्यक्ति ने कहा कि लिटिल मेंग सांप एक अल्बिनो हरा बांस का पत्ता है, जो काफी दुर्लभ है, और सबसे अजीब बात यह है कि उसने ये भी कहा कि लिटिल मेंग सांप सुगंधित है। लिनमिंग कुछ भी सूंघ नहीं सकता था, उसके पास इस तरह का कार्य नहीं था, और यह पहली बार था कि जियोमिंग स्नैक को सुगंध आ रही थी। इसके बारे में बात करते हुए, जब यह बांस के जंगल में था तो कुछ चूहों को पहले से बंद कर दिया गया था और उन्होंने छोटे प्यारे सांप का स्थान पाया और सीधे ऊपर चढ़ गए। मुझे डर है कि यह सुगंध से भी संबंधित है। पीछे मुड़कर फिर से देखने पर लिनमिंग ने देखा कि छोटे भेड़िए के बच्चे भी समय समय पर पीछे रेंग रहे छोटे प्यारे सांप को सूंघते रहते थे। वे अभी भी काफी खुश दिख रहे थे। पता चला कि ऐसा कुछ सच में हुआ था क्या? लिनमिंग ये तय नहीं कर पा रहा है कि यह अच्छी बात है या बुरी। वू हू। छोटे भेड़िए के बच्चों की आवाज से ऐसा लग रहा था कि वे भेड़िए हैं, लेकिन असल में वे पिल्लों जैसे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नदी में छोटे केकड़े को देखा और उसमें कूद गए। उन्होंने पाया कि छोटा केकड़ा एक बड़ी चट्टान के नीचे छिपा हुआ था। उन्होंने अपने छोटे अगले पंजों से पत्थर को उखाड़ा और उसके अंदर छिपे छोटे केकड़े को ढूंढने की कोशिश करते हुए चीखने लगे। लिनमिंग जीवित खजानों के इस समूह को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह रुका और बांस की शाखाओं को फैलाकर उन्हें धारा में उतारा। उसने आसानी से कुछ बड़े पत्थर उठाए और दूसरी शाखा का इस्तेमाल करके अंदर छिपे कुछ छोटे केकड़ों को पकड़ा। वह जानता था कि ये छोटे भेड़िए के बच्चे इस तरह की चीजें नहीं खाएंगे, इसलिए उसने उनमें से एक को खिलौने के रूप में फेंका और उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू ने उस पर वार किया और छोटे केकड़े को आधा काट दिया। आपने एक क्रीक केकड़ा मारा। विकास बिंदु जोड़ दो। ओह, इस गैजेट के वास्तव में 2 विकासात्मक बिंदु हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। लिनमिंग ने जल्दी से धारा से 1 दर्जन और मछलियां पकड़ी और उन सभी को तोड़ने के बाद विकास बिंदु तुरंत थोड़ा ऊपर उठ गया। अच्छा मूड। यदि छोटी झील के पास अधिक छोटे केकड़े या छोटी मछलियां हों तो यह विकास बिंदुओं का एक अच्छा स्रोत होगा। ये सोचते हुए लिनमिंग ने छोटे भेड़िए के बच्चों और छोटे प्यारे सांप को एक बांस की शाखा से लपेटा और तेजी से आगे बढ़ गया। अंततः जब रात हुई तो लिनमिंग झील पर पहुंचा। चमकदार चांदनी अंधेरी झील पर बिखरी हुई थी और हवा बहकर आई और चांदी के स्पर्श में बदल गई।
लिन मिंग ने कुछ देर तक निरीक्षण किया। झील के किनारे लगभग 10 मीटर दूर एक छोटा सा मिट्टी का गड्ढा पाया और ऊपर चढ़ गया। बांस की शाखाओं से खरपतवार और इसी तरह की अन्य चीजों को हटाने और एक उड़ने वाले चाकू से कुछ अप्रिय लॉरेल पेड़ों को काटने के बाद लिन मिंग अंततः शांत हो गया। मूल जड़ को अत्यंत नरम मिट्टी में पूरी तरह से छेद दिया गया तथा उसे पूरी तरह से फैलने दिया गया, यहाँ तक कि उसे जमीन में गहराई तक घुसने दिया गया। बालों वाली जड़ें बिखर गईं, नम मिट्टी में नमी को अवशोषित कर लिया और लिन मिंग को आराम की भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसके अलावा वह ये भी महसूस कर सकता है कि हवा में मौजूद अकथनीय पदार्थ इस छोटी सी झील के पास ज्यादा सघन लगता है। उसने झील के तल की दिशा में ड्रिल करने के लिए एक मूल जड़ का इस्तेमाल किया। झील के पानी को छूने के बाद एक ठंडी सनसनी ने तुरंत मूल जड़ को घेर लिया। वो महसूस कर सकता था कि झील में मौजूद रहस्यमय पदार्थ कहीं अधिक समृद्ध लग रहा था। इस नर्म मिट्टी में बहुत कुछ है। जिस जगह पर मैं पहले रुका था वह तो अतुलनीय है। इस तरह के अकथनीय पदार्थ ने उसे यह महसूस कराया कि जब तक वह इसे अवशोषित करता रहेगा उसके शरीर में शक्ति भर जाएगी। ये शक्ति उसके उत्परिवर्तन का स्रोत भी है। लिन मिंग इस छोटी सी झील के ऊपर की मनोहर आभा को देख पा रहा था। ऐसा लगता है कि मैंने पहले जो निर्णय लिया था वह बिल्कुल सही है। घाटी में जंगली जानवरों की दहाड़ बहुत करीब लगती थी और चारों ओर असंख्य कीड़े मकोड़ों से झील में शोर हो रहा था। लिन मिंग की उड़ान ब्लेड चाकू कुछ लापरवाही से मारा और विकासवादी अंक बाढ़ आ गई हैं। कितना शानदार स्थान था। लिन मिंग को लगा कि कुछ समय के लिए जगह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बांस की शाखाओं का इस्तेमाल करके आसपास की घास के एक हिस्से को उखाड़कर एक बड़ी मोटी चटाई बनाई और फिर धीरे से छोटे भेड़िए के बच्चों को चांद के सामने पेड़ की चोटी पर रख दिया, जो ऊपर ओऊ चिल्ला रहा था। छोटे भेड़िए के बच्चे बड़े पुआल की चटाई को पसंद करते हैं, समय समय पर उस पर कूदते हैं, हंसते हैं और खेलते हैं। असीमित ऊर्जा के साथ लिन मिंग समय समय पर और घास लाता है, www.kanshu.com पढ़ता है, जिससे ये पुआल की चटाई थोड़ी बड़ी हो जाती है। छोटा मेंग सांप हमेशा रात में बहुत शांत रहता है। दिन भर करवटें बदलने के बाद ये छोटा सा लड़का भी थका हुआ लग रहा था, बांस की शाखाओं के बीच में बिना हिले डुले बैठा हुआ। लिन मिंग ने उन्हें देखा और गहराई से महसूस किया कि वह एक कमीना फावड़ा चलाने वाला अधिकारी था और उसे नहीं पता था कि ये छोटे लड़के कब बड़े होंगे। विकास बिंदु 200 तक पहुंच गया है और यह विकसित हो सकता है और अमृत स्रावित कर सकता है। क्या यह विकसित होता है? सिस्टम ने अचानक आवाज की और लिन मिंग ने विशेषता पैनल पर नजर डाली। आत्मा, वह क्या है? सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। लिन मिंग को इस आदमी की आदत थी, हालांकि कोई स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन विकास हमेशा एक अच्छी चीज थी। चेतना की एक हलचल के साथ 200 विकास बिंदु वाष्पीकरण की तरह गायब हो गए और लिन मिंग ने यह भी महसूस किया कि मुख्य जड़ की गहराई से पानी की एक अजीब धारा भूमिगत तने के माध्यम से बांस के जोड़ों की परतों के माध्यम से बहकर जमीन के सबसे करीब की शाखा पर पहुंच गई। लिन मिंग ने देखा कि बांस की शाखा में बहुत ही कम समय में अद्भुत परिवर्तन आ गए थे। बांस की शाखा का मध्य भाग खोखला हो गया और उसके शीर्ष पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और फिर वहां से थोड़ा चिपचिपा पारदर्शी पानी जैसा स्पिरिट की एक बूंद टपकने वाली थी। छोटे भेड़िए के बच्चे जो अभी भी खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे, अचानक इस पल रुक गए। उन्होंने हवा की खुशबू सूंघी और अपनी आंखें अपने मालिक पर टिका दीं। ऊ! छोटे भेड़िए के बच्चे बांस की शाखा के नीचे रेंगते हुए भागे। उनके पिछले पैर सीधे थे, उनके मुंह जोर से खुले थे, उनकी सुनहरी पुतलियां थीं और वे बांस की शाखा को घूर रहे थे जो आध्यात्मिक तरल इकट्ठा कर रही थी। इस समय छोटा प्यारा सा सांप जो हिल नहीं रहा था किसी तरह जाग गया। वह तेजी से लिन मिंग की शाखाओं का पीछा करने लगा। इससे पहले कि लिन मिंग बांस की शाखाओं की ऊंचाई कम करता, उसने उस पर मौजूद स्पिरिट लिक्विड को निगल लिया। जियो मिंग स्नैक ने आध्यात्मिक तरल निगलने के बाद वह अचानक रुक गया, जिससे लिन मिंग थोड़ा चिंतित हो गया। हालांकि जब उसने देखा कि वह बांस की शाखाओं का पीछा करते हुए नीचे जमीन पर खेल रहे छोटे भेड़ियों के शावकों की आत्मा की तलाश कर रहा है, तो लिन मिंग ने थोड़ा नाश्ता रखा। लिन मिंग ने थोड़ी देर तक ध्यान से देखा और ये देखने के बाद कि छोटे मिंग सांप के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था, वो अंततः शांत हो गया। इस दृष्टिकोण से क्या यह आत्मा केवल जीवन शक्ति को बढ़ाती है? ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि यह ऊर्जावान है। लिन मिंग ने अपने दिल को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और आध्यात्मिक तरल की कुछ बूंदें बनाईं और उन्हें उन छोटे भेड़ियों के बच्चों को पिलाया जो इसे पीने के लिए उत्सुक थे। उन्हें इसे पीते हुए देखने के बाद वे काफी मजेदार लग रहे थे। लिन मिंग ने भी बांस की छड़ियों से खेलना बंद नहीं किया। वे आते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, 1 महीना जल्दी ही बीत गया। इस छोटी सी झील पर आने के बाद से लिन मिंग ने जानबूझकर समय भी रिकॉर्ड किया। जिस तरह से, यानी मैं उससे थोड़ी दूर पर एक विशाल पत्थर से शर्मिंदा था।
हर दिन लिन मिंग एक बांस के चाबुक का इस्तेमाल करता था जो बहुत मजबूत हो गया था और उस पर एक गहरी खाई बना देता था। बाद में जब उसने बांस के चाबुक का और अधिक कुशलता से इस्तेमाल किया तो उसने सीधे पत्थर पर इसे उकेर दिया। झील के किनारे पहुंचने के बाद लिन मिंग ने अपनी वृद्धि पर नियंत्रण खो दिया। उसकी वृद्धि दर को बर्बर कहा जा सकता है। आज वह लगभग 40 मीटर लंबा है और उसका व्यास करीब 30 सेंटीमीटर है। हालांकि बांस के जंगल में पहले के विशालकाय बांसों से अभी भी बहुत अंतर है, फिर भी यह काफी विशाल है। नीचे से ऊपर की ओर मुख्य तने के अंतिम भाग के बांस के बीचों बीच का रंग धीरे धीरे गहरे हरे से ताजे हरे रंग में बदलता है। लगभग 100 शाखाओं के ऊपर हजारों पन्ने जैसे हरे बांस के पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। अब बहुत सारे विकास बिंदु जमा करने के बाद लिन मिंग ने सभी शाखाओं का विकास भी पूरा कर लिया है। अपने स्वयं के विकास के साथ उनकी लंबाई पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है, जो लगभग 6 मीटर तक पहुंच गई है। अब वह एक ही समय में लगभग 100 शाखाओं को नियंत्रित कर सकता है, एक साथ कलिंग और मोड़ने जैसी क्रियाएं कर सकता है, और वह एक ही समय में बांस की चाबुक भी निकाल सकता है, जिससे पहाड़ों और घाटियों के हिलने जैसी आवाज निकलती है। बेशक लिन मिंग ने इस बांस के कोड़े की विनाशकारी शक्ति का परीक्षण किया था। अभी एक दिन पहले ही उन्होंने मिट्टी के दूसरे आधे हिस्से को उजागर करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली मूल जड़ का प्रयोग किया था और कुछ अदृश्य पत्थर मिट्टी से खोदकर बाहर निकाले गए थे। जब बांस की शाखाएं चरम सीमा तक मुड़ गईं, तो हवा के झोंके ने जोरदार झटका मारा। इस प्रहार से वो अत्यंत कठोर पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। शक्तिशाली होने का मतलब मजबूत होना नहीं है, ये सचमुच शक्तिशाली है अगर आप इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकें। लिन मिंग अब पत्थर को उकेरने के लिए बांस की छड़ियों का उपयोग कर सकते हैं और इसे फाड़ भी सकते हैं। शक्ति नियंत्रण कुशल और आरामदायक है और यह कमजोर नहीं है। इस समय उसकी मुख्य जड़ भी जमीन के अंदर तक पहुंच चुकी थी। साधारण बांस से अलग लिन मिंग ने तना लेने के लिए बांस के सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। तथाकथित सटेम वॉकिंग बांस के प्रजनन का एक तरीका है। तना क्षैतिज रूप से बढ़ता है, बीच में थोड़ा खाली होता है और गांठें होती हैं और कई और घनी होती हैं। गांठों पर कई रेशेदार जड़ें और कलियां उगती हैं। कुछ कलियां बांस की टहनियों में विकसित होती हैं जो जमीन से बाहर निकलती हैं और बांस में विकसित होती हैं, जबकि अन्य जमीन से बाहर नहीं निकलती हैं बल्कि क्षैतिज रूप से बढ़ती हैं और नए भूमिगत तनों में विकसित होती हैं। इस वजह से बांस जंगलों में उगता है। लिन मिंग ने इस फंक्शन को विकसित नहीं किया। इसका कारण ये था कि उन्होंने उस बैठक में सिस्टम द्वारा प्रदान की गई चयन शाखाओं में से मोबाइल प्रकार को चुना था। ये वास्तव में सामान्य से कहीं अधिक लाभदायक है। उदाहरण के लिए, यदि लिन मिंग ने शुरुआत में मजबूत प्रकार चुना होता तो वह उस स्थान पर कैद हो जाता जहां से उसने शुरुआत की थी और वहां बहुत पतली आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता, भले ही आसपास के सभी विशाल बांस उखाड़ दिए गए हों। मुझे डर है कि कितना विकास होगा। जैसा कि कहा जाता है, पेड़ मरने के लिए आगे बढ़ता है और व्यक्ति जीने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब लिन मिंग कुल 2 आंदोलनों के माध्यम से मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ इस छोटी झील में चले गए हैं, जिसे जीने के लिए आगे बढ़ना माना जा सकता है। इस गतिशील जड़ के कारण वह पीछा करना विकसित नहीं कर सकता। हालांकि यह अफसोस की बात है, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह अस्वीकार्य नहीं है। अपने आप को निरंतर मजबूत बनाना, बड़ा बनना, शक्तिशाली बनना, यही वो दिशा है जिसे विकसित किया जाना चाहिए। भले ही इस महीने के दौरान लंबे समय तक बारिश हुई थी, लेकिन लिन मिंग के लगभग पूरी तरह से अपमानित पीछा ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। लिन मिंग को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय उसने मुख्य जड़ को जमीन में और भी गहरा कर दिया, यहाँ तक कि बेहद कठोर चट्टानें भी उसके विकास का विरोध नहीं कर सकी। छोटे पत्थरों को इसकी परवाह नहीं होती, जबकि बड़े पत्थरों को जमीन की गहराई से खोदकर दूर फेंक दिया जाता है। जल्द ही उसकी मूल जड़ 100 मीटर की गहराई से टूट गई और ठंडे भूमिगत जलशिराओं को छू गई। यह एहसास है। आभा लिन मिंग को अचानक महसूस हुआ कि भूमिगत नदी से मुख्य जड़ द्वारा अवशोषित किया गया अकथनीय पदार्थ भी काफी समृद्ध था। ऐसा लगता है कि मैं किसी घाटी के सबसे आध्यात्मिक स्थान पर आ गया हूँ। ये सोचते हुए लिन मिंग ने आखिरकार फैसला किया कि अगर कोई विशेष परिस्थितियां नहीं हैं, तो वह सबसे पहले इस जगह पर जड़ें जमाएगा और खुद को मजबूत करेगा। उसकी फुफकार, छोटा सा प्यारा सा सांप बांस की टहनी के सिरे पर बैठा आसमान की ओर देख रहा है। उसे यह नहीं पता कि वह क्या देख रहा है। इस महीने के दौरान ये छोटा सा प्यारा सा सांप काफी बड़ा हो गया है। शुरुआत में यह एक केचुए से भी बड़ा था, लेकिन अब इसकी मोटाई लगभग 5 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है। ये बदलाव छोटा नहीं है। इसके शरीर पर मौजूद शल्क अब पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं, धूप में बहुत चमकदार, चांदी की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए, और माणिक जैसी आंखों के नीचे 2 और पन्ने जैसे हरे रंग के धब्बे हैं। रीडिंग www.kanshu.com
सांप के तीखे दांत सामान्य समय में लगभग अदृश्य होते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से अत्यंत तीखे होते हैं। छोटा मेंग सांप अब लिन मिंग की मदद के बिना खाना खाता है। ये कीड़े ढूंढने या कुछ टिड्डे पकड़ने के लिए मिट्टी खोदता है। यह अकेले ही 20 या 30 मीटर दूर तक जा सकता है। कभी कभी खरगोश के आकार के टिड्डे भी पकड़ लेता है। चूहा वापस आकर मजे लेता है। मुझे नहीं पता था कि यह आध्यात्मिक तरल पदार्थ की वजह से था या नहीं। लिन मिंग को हमेशा लगता था कि यह छोटा सा प्यारा सांप पहले से कहीं ज्यादा चालाक लग रहा था। कभी कभी ये छोटा सा लड़का अपने मुख्य सूंड के नीचे शिकार रख देता था, मानो वह भी इस चीज को लिन मिंग के साथ साझा करना चाहता हो। छोटे भेड़ियों को फिर से देखा। आज उन्हें भेड़िया शावक नहीं माना जा सकता। लंबाई 1.5 मीटर तक पहुंच गई है और उसके शरीर का आकार एक वयस्क भेड़िए की तरह है। भूरे काले लंबे बाल मुलायम और चमकदार हैं। चेहरे, पेट और पैरों पर सफेद लंबे बाल अब साटन की तरह हैं। इसके अलावा उनके भूरे माथे पर एक अतिरिक्त सफेद हीरे के आकार का बाल है जो थोड़ा अजीब दिखता है। उनके विषदंत अत्यंत तीखे होते हैं, विशेषकर दो श्लैष्मिक दांत जो उनके मुंह से बाहर निकले होते हैं, जो अत्यंत निवारक और आक्रामक होते हैं। और वे सुनहरी पुतलियां भी अधिक उग्रता और उग्रता लाती हैं, जो पहले की क्यूटनेस से बिल्कुल अलग है। आजकल 7 छोटे भेड़िए, दिन हो या रात, जब तक उन्हें भूख लगती है, वे समूह में भोजन की तलाश में जंगल में चले जाते हैं। लिन मिंग उनकी तेज चीखें सुन सकता है, जो समय समय पर घाटी में गूंजती हैं, और शिकार के बाद वह लिन मिंग के पास सोने और खेलने के लिए वापस आ जाता। अब लिन मिंग को यह नहीं पता था कि थोड़े समय में लिटिल मिंग स्नैक और लिटिल वुल्फ में आए तेजी से बदलाव इस तथ्य से संबंधित थे कि उन्हें हर दिन खुद से कुछ आध्यात्मिक तरल पीना पड़ता था। लेकिन वह समझ गया कि वे उन सांपों और भेड़ियों से मूलतः भिन्न थे जिन्हें वह जानता था। कलकल करती यह जलधारा घाटी में घूमती हुई बहती है और फिर उल्का की तरह चट्टानों के नीचे से दसियों मीटर ऊंची ऊंचाई से गिरती है, जिससे चांदी जैसा झरना बन जाता है। जहां झरना गिरता है वहां एक गहरा तालाब है। ये गहरा तालाब कई किलोमीटर तक पहाड़ से नीचे बहता है और एक छोटे से पहाड़ी गांव के पास जाकर मुड़ता है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली है। झुर्रीदार बूढ़ा ली बिना कुछ बोले सूखी सिगरेट पी रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। पिताजी, हम क्या करें? हम पहाड़ों में भी नहीं जा सकते। लीफी ने अपना सिर उठाया और दूर ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जमे हुए कोहरे को देखा। उसके मन में डर बना हुआ था। खांसी, खांसी, खांसी। बूढ़ी ली ने जोर से खांसी, लेकिन पूरी ताकत से सिर हिलाया। ढूंढो, फिर तुम्हें भी इसे ढूंढना होगा। 1 महीने से भी अधिक समय पहले 4 लोग अचानक गांव में आए। इन 4 लोगों ने दावा किया कि वे यात्रा मित्र हैं जो यहाँ खेलने आए थे, और उन्होंने पुराने मुखिया के भतीजे ली मिंग को एक गाइड के रूप में काम पर रखने के लिए बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि वे घाटी का पता लगाने जा रहे थे। इस महीने भर से न केवल ली मिंग वापस नहीं आया, बल्कि चारों लोग भी नहीं दिखे। बूढ़े ली तौ ने पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन यहाँ से शहर तक दर्जनों किलोमीटर की पहाड़ी सड़कें हैं और घाटी की स्थिति उन लोगों द्वारा बेहतर समझी जाती है, न कि उन ग्रामीणों द्वारा जो पहाड़ों पर निर्भर हैं। पिताजी, मुझे लगता है कि हमें अभी भी पुलिस को बुलाना होगा। कल हम गए थे। आप नहीं जानते कि कीड़े कितने बड़े हैं। लीफी का चेहरा पीला पड़ गया था। कल वो और 3 ग्रामीण एक साथ पहाड़ पर गए, लेकिन 1 दर्जन रंगीन लोगों ने उन्हें घेर लिया। माओ के बड़े कीड़े ने पागलों की तरह पीछा किया, मौत से डर गए। वो बचपन में पहाड़ पर ही पले बड़े थे। उन्होंने इस तरह की चीज कब देखी? इसके अलावा बाद में वे एक बछड़े के आकार के लोमड़ी से टकरा गए। अगर उसकी आंखें और हाथ तेज नहीं होते तो वो बंदूक से लोमड़ी की बाईं आंख पर वार कर देता। वे शायद जिंदा वापस नहीं आ पाते। तो फिर तुम्हें इसकी तलाश करनी होगी। फिर गांव के पश्चिम में बूढ़े झांग परिवार के 2 बच्चों को भी बुलाओ। कोई उसे इतना मासूम नहीं होने दे सकता। बूढ़ी ली की धुंधली पीली आंखें चमक उठीं और गांव खो गया। ये स्वर्ग है। बड़ी बात, जीवन जीवन का मामला है। 7-8 दिन के लिए पहाड़ों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और घाटी में बड़ी सीमा आधे महीने के बाद थोड़ी सी बताई जाती है, लेकिन 1 महीना हो गया है, तो जल्दी किसे नहीं होती? पिताजी, हम में से कितने लोग बेकार हैं? मुझे काउंटी में फायर ब्रिगेड को ढूंढना है। मैं फोन करूंगा, लीफी ने घर में घुसते हुए कहा। बूढ़े ली ने सिर हिलाया। कोई और रास्ता नहीं है, उसे जनता को परेशान करना है। वह जानता था कि पहाड़ अब कितने खतरनाक हो गए हैं। उसका बेटा बंदूक लेकर ऊपर गया और उसे भी डराया गया। मामला और भी गंभीर होता गया। कुछ दिन पहले गांव की बूढ़ी पोती और पत्नी मशरूम लेने के लिए जंगल में गईं, लेकिन वे एक पिल्ले के आकार के कुछ चूहों से टकरा गईं। अंत में वे दोनों अपने जूते खो बैठीं और आखिरकार भाग निकलीं। लाओ, जिनके परिवार का सबसे छोटा बेटा भी है, वह कहता था कि जब वह रात को शौचालय गया तो उसने एक सेंटीपीड देखा जो उसकी जांघ से भी मोटा था, और उसे तेज बुखार था और वह कई दिनों तक बकवास करता रहा। गांव में 1 दर्जन से ज्यादा कुत्ते हुआ करते थे, लेकिन वे अज्ञात कारणों से गायब हो गए। डॉग हाउस के बगल में खून का एक तालाब था। पहाड़ बदल रहे हैं।
ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत 3 या 4 महीने पहले हुई थी, लेकिन अब यह और अधिक समृद्ध हो रहा है। पहाड़ों में रहने वाले लोग अंधे नहीं हैं, वे इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पूर्वज पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं और हर कोई उन परिवर्तनों को देख सकता है। कई परिवार रातों रात दर्जनों मील दूर एक कस्बे में चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। अब ओल्ड ली को भी पता है कि वह दिन दूर नहीं जब पूरा गांव यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उससे पहले लीमिंग को वापस लाना होगा। पिताजी, काउंटी ने कहा है कि कुछ सैनिक पहले ही आ चुके हैं, फायर ब्रिगेड भी तुरंत आ जाएगी और रेंजर्स भी आ जाएंगे, ली फी ने घर से चिल्लाते हुए कहा। बूढ़े लिटो ने सिगरेट होल्डर को वापस अपने मुंह में रखा और सिर हिलाया। सेनाएं आ रही हैं। ऐसा लगता है कि बाहर के लोगों को भी इस पहाड़ के अंदर की चीज़ों के बारे में पता है। दाफी, घर की सफाई कर लो, हमें लगता है कि इस छोटे से लिजूम के दिन खत्म हो रहे हैं। पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लीफी दंग रह गई। बूढ़े ली तौ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन दूरी पर धुंधले पहाड़ों को देखता रहा। ये सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं है, बल्कि संभवतः जल्द ही यह बाहर भी आने वाला है। हरे रंग की रोशनी की एक चमक चमकी और 1 सेकंड से भी कम समय में एक काप मछली, जो अभी अभी पानी से बाहर आई थी, ने अचानक अपना सिर बदल लिया। इसकी लाश झील पर तैर रही है, उसके पास एक ब्लेड के आकार का बांस का पत्ता पड़ा है। आपने काप को मार दिया, आपको 3 विकास अंक मिलेंगे। लिन मिंग ने अपने मन की आवाज़ सुनी, उस पर गौर किया और विकास बिंदु लगभग 30 अंक था, जो 500 अंक तक पहुंच गया। अभ्यास की इस अवधि और बांस की चाबुक के बोनस के बाद उड़ने वाले ब्लेड वाला चाकू लगभग 50 मीटर की हमले की सीमा तक पहुंच गया है। झील के किनारे काप को मारना स्वाभाविक है। झील के धुंधले फिरोजा पानी में काप का शरीर, जिसका पेट सफ़ेद हो गया था, तैर रहा था। अचानक एक बड़ी काली छाया तैरती हुई ऊपर आई। उसने अपना मुंह खोला और काप को निगल लिया और फिर से उसमें गोता लगा दिया। लिन मिंग का एक नया लक्ष्य है। मुझे डर है कि अगर आप इस बड़े आदमी को मार देंगे तो विकास बिंदु एक बार में 500 अंक तक पहुंच सकता है। थोड़ी देर बाद कुछ और काप अचानक पानी से बाहर कूद पड़े और उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू की गति स्पष्ट रूप से अधिक थी। झील में गिरने से पहले उन्होंने उन सभी को 2 टुकड़ों में काट दिया। बोले, ये काप मछलियां, जो दिखने में दिखने वाली मछलियों से काफ़ी बड़ी हैं, झील में गिर गईं और काफ़ी पानी से भर गईं। लिन मिंग ने पानी को देखा। लगभग 100 उड़ने वाले ब्लेड वाले चाकू भी जाने के लिए तैयार थे। जल्द ही विशाल काली छाया प्रकट हुई और जैसे ही उसने काप को निगलने के लिए अपना बड़ा मुंह खोला, बांस की ब्लेड वाला चाकू पहले ही उसके सामने उड़ गया। खून पानी पर छिड़का, उसे लाल रंग में रंग दिया। आपने दूसरे स्तर के नरभक्षी विशाल कैटफिश को मार डाला और 50 विकास अंक प्राप्त किए। ठीक है, उन्नत प्रवेश क्या है? लिन मिंग दंग रह गया। ये बात मुझे याद है, ये लगता है 500 अंक तक विकसित हो जाओ, आप विकसित हो सकते हैं। इस समय सिस्टम की संश्लेषित ध्वनि ने फिर से ध्वनि उत्पन्न की, जिसने लिन मिंग की सोच को बाधित कर दिया। विकास की बात करें तो लिन मिंग ने विकास को चुनने में संकोच नहीं किया। इस समय हजारों रेशेदार जड़ों और मुख्य जड़ों के सिरों से, जो मिट्टी में गहराई तक धंसी हुई थीं, अचानक एक अद्भुत शक्ति उमड़ी और फिर धीरे धीरे मुख्य तने के केंद्र की ओर बढ़ी। बांस के पत्तों और शाखाओं से भी निरंतर ऊर्जा एकत्रित होती रहती है, जो झरने की तरह कलकल करती है, नदी की तरह बहती है, नदी की तरह लुढ़कती है। अंततः ये ऊर्जाएं समुद्र में प्रवेश करने वाली नदी के समान हैं, जो एक लाल हीरे में विलीन हो जाती है, जो मुख्य तने के केंद्र में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। बढ़ती ऊर्जा ने लिन मिंग को इस समय पूरे शरीर में झटका महसूस कराया। फिर एक बड़ा झटका आना शुरू हुआ और लिन मिंग ये भी महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की सभी कोशिकाएं इस बल से धुल गई थीं और निरंतर विनाश, पुनर्गठन और नवीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और उसका मुख्य शरीर भी बड़ा और खुरदरा हो गया है, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। व्यास भी इस हिंसक फाड़ और पुनर्गठन में है, मूल 10 सेंटीमीटर से लगभग 2 मीटर तक। मुख्य तने पर अनगिनत हरी शाखाएं लगातार एक ड्रैगन की तरह बाहर निकल रही हैं और वे लगातार मजबूत हो रही हैं। अनगिनत बांस की पत्तियां शाखाओं के बीच तेजी से खुल रही हैं और खिल रही हैं, सितारों की तरह चमक रही हैं, और साथ ही मुख्य तना लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, सीधे 50 मीटर के स्तर तक पहुंच रहा है। लिन मिंग की जड़ प्रणाली बहुत ही भयानक रूप से बढ़ने और फैलने लगी। चाहे वह कठोर चट्टान हो या अन्य उत्परिवर्ती पेड़ों की शक्तिशाली जड़ प्रणाली, यह उसके विकास को रोक नहीं सका। पृथ्वी की सतह जड़ प्रणाली के लिए पूरी तरह से असुरक्षित है, जो एक ड्रैगन की तरह फैलती है, एक एक करके टूटती है और गहरी दरारें बनाती है। पूरी घाटी में बहुत तेज कंपन पैदा हो गया। अनगिनत पक्षी जंगल से बाहर निकल आए और अधिक कीड़े और जानवर सभी दिशाओं से बाहर निकल आए, जो पागलों की तरह लिन मिंग की ओर दौड़े। दूर से देखने पर लिन मिंग की हजारों शाखाएं आधी रात में भूत और ताबीज की तरह हवा में लहरा रही थीं और उन पर छोटे सितारे एक स्वप्न जैसा भ्रम पैदा कर रहे थे।
राजसी आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव लिनमिंग पर केंद्रित था, एक निहारिका की तरह लगातार घूम रहा था। पूरी घाटी ने इस अधिपति के उत्थान के क्षण को देखा।